अध्याय 1591 वास्तविक पहचान। उद्धरण चिन्ह। एपोथेकरी नाज़का स्ट्रीम ने हमें बाद वाला तरीका चुनने के लिए कहा था। इसाबेला ने बगीचे के हॉल में अपनी राय अभी समाप्त की थी, जिससे अन्य लोग चिंतन में उतर गए। वे वास्तव में एक प्रसिद्ध औषधालय को बुलाना चाहते थे जो डेविस की जान बचा सके, लेकिन डेविस को एक उपाधि दी गई थी जो उसे मृत्यु कानूनों से जोड़ती थी। कौन सा प्रसिद्ध औषधालय उसे ठीक करने का साहस करेगा, और यदि उन्होंने ये कार्य किया भी, तो कौन कह सकता है कि वे गुप्त रूप से उसका जीवन समाप्त नहीं करेंगे। उस समय जब दुनिया ने सोचा कि मौत के सम्राट की मृत्यु हो गई है और उस नोट पर थोड़ा आराम किया है, सुना है कि वह अभी भी जीवित है, शायद पूरी धर्मी दुनिया बातचीत और कारणों को मेज से बाहर रखते हुए उनके प्रति आक्रामक होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सब कैसे सोचते थे, बाहरी लोगों को यहाँ लाना खतरनाक था, और डेविस के ठीक होने के अंतिम परिणाम का उन्हें वादा भी नहीं किया गया था, जिससे ये निर्णय लेना बहुत जोखिम भरा हो गया था। जब एवलिन ये प्रस्ताव देने ही वाली थी कि उन्हें अपने आदमी को बचाने के तरीकों की खोज जारी रखनी चाहिए, तो उसने इसाबेला की अभिव्यक्ति को स्थिर होते देखा। अरे नहीं, ये शर्ली है। मुझे क्या बताना चाहिए? क्या मुझे अनदेखा करना चाहिए? एवलिन की ओर देखते ही इसाबेला थोड़ा घबरा गई। एवलिन का दिल भी उछल पड़ा। अगर शर्ली को पता चल गया, तो क्या वह यहाँ आकर बनिंग फीनिक्स रिज और पूरी दुनिया को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाएगी? डेविस की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ मत कहो, एवलिन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चेतावनी दी। जब तक वह नहीं पूछती तब तक आपको यहाँ क्या हुआ इसके बारे में उल्लेख नहीं करना चाहिए। यदि वह जानती है, तो बस ये कहें कि डेविस सुरक्षित और जीवित है, मृत होने का नाटक कर रही है। इसाबेला ने डेविस की स्थानिक अंगूठी से एक चमकता हुआ संदेश देने वाला तावीज़ निकालने से पहले सिर हिलाया। डेविस, हे मैं यहाँ हूँ। मेरा चुंबन कहाँ है? इसाबेला ने बोलने से पहले एक मौन विराम के बाद अपने होठों को सिकोड़ लिया। शर्ली, यह इसाबेला है। ओह, इसाबेला, तुम क्यों हो? मैंने सोचा कि यह डेविस था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैसेजिंग ताबीज से एक आश्चर्यचकित लेकिन शर्मिंदा आवाज प्रवाहित हुई। मैसेजिंग तावीज के विपरीत, जिसका उपयोग माननीय एल्डर जूलियन क्रूस ने किया था, जो केवल उनके सिर में सुनाई देता था, ये मैसेजिंग तावीज एक वक्ता की तरह था, ताकि हर कोई इसे सुन सके। मैं आपसे बात करना चाहता था, और ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे ऐसा करने का अवसर मिल गया है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हम केवल ऐसे समय में ही बात कर सकते हैं। इसाबेला मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अवचेतन रूप से डेविस के स्वास्थ्य के बारे में विलाप कर रही थी क्योंकि उसकी दुख भरी आवाज बह रही थी। अगले ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि वो फिसल गई है। दरअसल मैं आपसे आमने सामने मिलना भी पसंद करता, लेकिन किस्मत की बात है कि हम इस समय केवल इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर भी डेविस क्या कर रहा है? ये सुनकर इसाबेला को राहत मिली कि शर्ली ने उसकी बातों को गलत समझा, लेकिन जैसे ही उसने डेविस के बारे में पूछा, उसका दिल घबराने लगा। वह निस्संदेह उसे यह नहीं बता सकी कि डेविस अपाहिज अवस्था में था। उसने शर्ली और उसके साहसिक कार्य करने के आवेग के बारे में सुना था, इसलिए वह जानती थी कि यहाँ आने पर वह हर किसी को नाराज कर देगी। उसने अपने होंठ काटे और दूसरों की ओर देखा। डेविस अपने कमरे में एवलिन और नतालिया के साथ है। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है। अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। एवलिन और नतालिया हैरान हो गईं। इसाबेला क्या कह रही थी? शर्ली की शर्मीली आवाज गूंज उठी। मैं समझती हूँ कि वह दुष्ट शायद उनके साथ शरारती हरकतें कर रहा है। हाँ, वो बहुत बुरा है। इसाबेला ने कई बार सिर हिलाया, लेकिन कभी कभी वह इसका हकदार होता है। मुझे खुशी है कि हम अब भी वैसा ही सोचते हैं, हालांकि पहले हम शायद थोड़ा अलग सोचते थे। वास्तव में इसाबेला फिर से केवल अपना सिर हिला सकी, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। मानो अजीबता को महसूस करते हुए शर्ली बोली, इसाबेला, कृपया मेरी जगह डेविस का भी ख्याल रखें।
और साथ ही उसे यह बताना भी सुनिश्चित करें कि मैं जल्द ही उनके साथ वहां आऊंगा। रुको, उसे खरोंचो, ये पूर्ण है, ये बात उससे गुप्त रखें। मैं 1 या 2 महीने में वहां पहुंच जाऊंगा, इसलिए तब तक बस यही कहूंगा कि मैं बंद दरवाजे वाले एकांत में प्रवेश कर गया हूं और कुछ समय तक उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। शर्ली की उत्साहपूर्ण आवाज सुनकर इसाबेला के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं देखी जा सकी। इसके बजाय जब उसने डेविस के स्थिर शरीर पर नजर डाली तो उसकी पिछली आंखों में दुख झलकने लगा। मम्मा, मैं इसे गुप्त रखूंगा। अच्छा, फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। बनिंग फीनिक्स रिज में शर्ली ने मैसेजिंग ताबीज से घटती चमक को देखा। उसने भ्रमित होकर अपना सिर झुका लिया। इसाबेला के पास वह संदेश देने वाला तावीज क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बदमाश बिस्तर पर इतना मजा कर रहा हो कि वो परेशान नहीं होना चाहता? उसके कांपने से पहले उसके दिमाग में कई गंदी छवियां उभरीं। अरे, ये जितना निराशाजनक है, उतना ही मुझे ईर्ष्या भी महसूस कराता है। डेविस, मुझे ऐसा महसूस कराने के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। शर्ली ने अपने दांत भींच लिए और चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण मुस्कान लाई। किसी भी स्थिति में उसे अंततः उससे मिलने में सिर्फ 1 या 2 महीने ही लगे थे और संभवतः वही चीजें भी करने लगी थीं जो उनके जैसी थीं। एस्वेले की ओर देखने से पहले उसके गाल थोड़े और लाल हो गए। ओह एस्वेले, तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम कुछ कहने जा रहे हो। क्या गलत है? शर्ली ने एस्वेल से नजरें नहीं मिलाईं क्योंकि उसे लगा कि उसके गाल कुछ गंदे विचारों से जल रहे हैं। ओह, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं। आपकी खेती में जबरदस्त सुधार हुआ है। अच्छा, इसे जारी रखें और शायद आप जल्द ही मेरे पिछले स्तर तक पहुंच जाएंगे। एस्वेले बस मुस्कुराती रही जबकि शर्ली खिलखिलाती हुई अपनी बंद दरवाजे वाली खेती में लौट आई। जबकि एस्वेले केवल अपनी वरिष्ठ बहन की इस बात के लिए प्रशंसा कर सकती थी कि उसके मन में एक निश्चित साधना स्तर पर पहुंचते ही अपने आदमी से मिलने का दृढ़ लक्ष्य था, वह ये खबर कैसे दे सकती थी कि वह मर चुका है। खासतौर पर तब जब दूसरे पक्ष ने कुछ भी अजीब नहीं कहा हो, बल्कि उसे छुपाता हुआ भी लग रहा हो। उसे बताना चाहिए या नहीं? सूचित करने की इच्छा तब तक बनी रही जब तक कि बड़ी बहन शर्ली पूरी तरह से उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अंत में जब वो अपने साधना कक्ष में वापस गई तो उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई, कम से कम इस तथ्य से खुश थी कि उसके शब्दों ने उसकी वरिष्ठ बहन की उज्ज्वल मुस्कान को नष्ट नहीं किया। हालांकि आसमान में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा जो भ्रमित लग रही थी। छोटी शर्ली ने दुखी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या चू फैंग डेविस अल्स्ट्रीम नहीं है जैसा मैंने सोचा था? पूर्वज कॉर्नेलिया भ्रमित दिखे। पूर्वज, आप यहाँ हैं। पूर्वज कॉर्नेलिया ने खूबसूरत संप्रदाय मास्टर ली वीस की ओर देखा। आप ये देखने आए थे कि क्या वह मृत्यु का सम्राट चू फैंग था, है ना? उनकी शक्तियाँ काफी हद तक समान हैं, रहस्यमय तरीके से मारने में सक्षम हैं। इसके अलावा यदि जानकारी सही है तो उन दोनों के पास मृत्यु कानून है। मम्मा, मैं अपनी जान देने और उसकी जासूसी करने आया हूँ, लेकिन उसकी आत्मा के समुद्र में चू फैंग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या यह आपको संदेहास्पद नहीं लगता? अगर ऐसा है तो यह वास्तव में संदेहास्पद है। हालांकि हम निश्चित नहीं हो सकते। पूर्वज, चू फैंग को अपमानित करने के इरादे से उसके साथ व्यवहार करने से कोई लाभ या लाभ नहीं होगा। पूर्वज ने वहां क्या देखा? ठीक है, लिटिल शर्ली लॉसी स्टेज में अपनी सफलता से पूरी तरह खुश थी। मैं देखता हूँ, शर्ली स्वयं को अपरिहार्य साबित कर रही है। उन दोनों के चेहरे पर जटिल भाव थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति का क्या मतलब निकाला जाए। जबकि संप्रदाय के मास्टर ली वीस को ज्यादा जानकारी नहीं थी, पूर्वज कॉर्नेलिया इस बात से हैरान थे कि शर्ली ने इसाबेला, ड्रैगन क्वीन इसाबेला से बात की थी। उसने लगभग पुष्टि कर दी कि चू फैंग मौत का सम्राट था और उसका असली नाम डेविस अल्स्ट्रीम था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि शर्ली को ड्रैगन क्वीन इसाबेला की तरह ही इस युवक से प्यार था। हालांकि उसे नहीं पता था कि मौत के सम्राट की मृत्यु की घोषणा के बाद उसे क्या महसूस होगा।
क्या चू फैंग अभी भी जीवित था? जैसा कि उसने बताया था, उसने उस पर जासूसी करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह बस शर्ली की तरफ से चला गया या वास्तव में मौत के सम्राट के रूप में मर गया? क्या इससे उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? पूर्वज कॉर्नेलिया इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। वो मुड़ी और चली गई। उसे अपने मुंह में खराब स्वाद महसूस हुआ, जबकि सेक्ट मास्टर लीवीज ने कुछ देर के लिए नीचे देखा। एस्वेल को कुछ बड़बड़ाते हुए पाया कि वह ये बताने में कैसे विफल रही कि उसका प्रिय मर चुका है। प्रिय मर गया, इसका वास्तव में क्या मतलब था? उसकी पुतलियां बुरी तरह कांपने लगीं, लेकिन वह पूर्वज कॉर्नेलिया की तरह वहां से चले जाने का विकल्प चुनते हुए पूछने नहीं गई। पर्पल गेस्ट पैलेस में शर्ली के साथ बात करने के बाद इसाबेला निराश दिखाई दी। मुझे क्षमा करें, शर्ली। हम आपके पहुंचने या पता चलने से पहले डेविस को ठीक करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दूसरों की ओर देखने से पहले वह धीमी आवाज में बोली, हर कोई, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। इसाबेला के चेहरे पर हताशा देखी जा सकती थी, जबकि अन्य लोगों ने भी अपने चेहरे पर समान भाव अपनाए। हालांकि उन्होंने देखा कि इसाबेला की अभिव्यक्ति फिर से कठोर हो गई है। अब क्या? इवलिन और अन्य लोग मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे थे। डेविस को ठीक करने के लिए व्यवहार्य तरीकों पर शोध करना एक बात थी, लेकिन उसे अविचल बने देखना भी उनके लिए एक बड़ा झटका था। ऐसा लगता है जैसे न्यूरन नाम का एक जादुई जानवर दर्शकों की तलाश कर रहा है। इसाबेला ने नादिया से मीरा के माध्यम से उसे अंदर आने की अनुमति देने के लिए कहने से पहले आश्चर्य से कहा, जो वर्तमान में संचार बनाए रखने के लिए नादिया के साथ चिपकी हुई है। अध्याय 1592 वश में करना। रुको, 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 मैं डेविस से बात करने आया हूँ। न्यूरॉन तेजी से पीछे हट गई और उसने आत्मसमर्पण के लिए अपने हाथ ऊपर कर दिए। नादिया ने उस काले कपड़े वाली महिला की ओर देखा जिसकी उसे कुछ यादें थीं। क्रिसलिस की स्थिति में प्रवेश करने से पहले उसने उसे डेविस की आत्मा के समुद्र से देखा था। फिर भी वो केवल अस्पष्ट रूप से याद कर सकी कि इस कौवे का डेविस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था, लेकिन किस हद तक वह नहीं जानती थी। इसलिए उसने छिपकर न्यूरन पर हमला नहीं किया, बल्कि खुद को प्रकट किया और हमला किया। अन्यथा न्यूरन पहले ही उसके पेट में समा चुका होता। आप नहीं कर सकते, नादिया ने सरलता से उत्तर दिया, जिससे न्यूरन ने पहले तो राहत की सांस ली, लेकिन फिर अपने दांत भींच लिए। मैं अपने सौदे को पूरा करने आया हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगाने तक जा रहा हूँ। मैं ड्रैगन क्वीन इसाबेला के दर्शकों की तलाश करने आया हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि वो मर चुका है या जीवित है, लेकिन जिस डार्कनेस एलिमेंटल का मैंने वादा किया था वह अब उसका है। नादिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इसाबेला, जो मीरा के माध्यम से सुन रही थी, चकित हो गई। क्या जादुई जानवर इतने सीधे थे, या वे बस नादान थे? न्यूरन ने अपने सामने भयानक भेड़िए को देखा। उसकी उपस्थिति ने उसे 3 आंखों वाले सफेद सर्प सम्राट जानवरों की सेना का सामना करने से अधिक भयभीत महसूस कराया। फिर भी वो उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। प्रारंभ में वह टावरिन क्लाउड हॉल में गई थी, जैसा कि डेविस ने शुरू में उससे कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्वज ज़ेनबास गोल्डस्की ने कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी, जिससे पूरा टावरिन क्लाउड हॉल लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़ा था, इस डर से कि उन्हें जल्दी 4 महान धर्मी संप्रदायों या किसी और द्वारा बेदखल कर दिया जाएगा। बहरहाल उसने डेविस, उसके चेहरे, उसकी रहस्यमयता को याद किया और उसे मौत के कथित मृत सम्राट के साथ जोड़ा। इसके अलावा उसकी धमकी को याद करते हुए कि अगर उसने समझौते का पालन करने की हिम्मत नहीं की तो वह उसे मार डालेगा, उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इस स्वर्ग त्याग किए गए इल्स्ट्रीम परिवार क्षेत्र में प्रवेश किया। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि अशुभ भेड़िया रुक गया है। ठीक है, आप ड्रैगन क्वीन इसाबेला से मिलने जा सकते हैं। नादिया ने अपनी तीसरी बहन को उसके नाम से बुलाया और न्यूरन की ओर अपने सिर से इशारा किया। आह, धन्यवाद। न्यूरन इस बात से हैरान थी कि उसे धन्यवाद देने और ग्रैंड इल्स्ट्रीम सिटी की ओर दौड़ने से पहले वास्तव में अनुमति मिल गई थी।
अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अशुभ भेड़िए ने माफी दे दी है और वो इस तथ्य पर खुशी मनाए बिना नहीं रह सकी कि वो 9वें चरण के पावरहाउस के लिए सार्वजनिक रूप से बंद होने के बाद इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाली पहली साहसी व्यक्ति थी। दूरी में कम खेती वाले कई लोग जो नादिया की आंखों में प्रवेश नहीं कर सके, चौंक गए। वे कुछ भी नहीं सुन सकते थे, लेकिन देख सकते थे कि अशुभ भेड़िए ने एक बिजलीघर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा आभा से देखने पर वो व्यक्ति वास्तव में एक जादुई जानवर जैसा लग रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी अपनी शक्तियों को सूचित करने के लिए संदेशवाहक तावीज ले लिए। जल्द ही न्योरन ग्रैंड स्ट्रीम शहर पहुंच गया और पर्पल गेस्ट पैलेस में प्रवेश किया, जबकि पूर्वज डियान स्ट्रीम इसाबेला से विशिष्ट बातें सुनने के बाद व्यक्तिगत रूप से उसके साथ चले। कुछ भी अनुचित ढंग से न करें। उसने अंदर जाने का इशारा करने से पहले उसे आंखें सिकुड़कर चेतावनी दी। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें। न्योरन ने उसकी आंखों में गर्व से देखा। हालांकि उसके मिड लेवल लॉ रून स्टेज कल्टीवेशन को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर जाने से पहले वह इस तरह के दिग्गज से कैसे हार सकती थी। अंदर जाते समय उसे नहीं पता था कि वह एक हत्या समूह के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। फिर भी एक बार जब वह कुछ गलियारों को पार कर गई, तो उसने एक गोलाकार काली बिजली को हवा में घूमते हुए देखा, जो उसे डराने के लिए काली बिजली की कड़कड़ाती हुई थी। उसने यह महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली कि हालांकि यह लाइटनिंग एलिमेंटल केवल मध्य स्तर के सम्राट ग्रेड 8वें चरण के चरम स्तर पर था, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से उसके बराबर थी, जिससे वह अंदर से हैरान महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे राजसी आभा वाली महिला पर गई। इस महिला के बारे में कहा जाता है कि उसने डोमिनिशियन परिवार के मुखिया को मार डाला था। वह खुद को उतना ही विनम्र महसूस करती थी जितना वह उस अशुभ भेड़िए के सामने थी। फिर उसने इसाबेला और एल्डिया से परे देखा और सोचा कि क्या वे सभी डेविस की महिलाएं थीं। वह समझ नहीं पाए, यदि डेविस इतना शक्तिशाली था तो उसने उसके साथ मिलकर काम क्यों किया। लेकिन फिर उसे याद आया, ठीक है, उसने कहा कि उसकी अपनी परिस्थितियां थीं, और मैं अब समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह कथित तौर पर मर चुका था। आप डार्क मून क्राउन साम्राज्य से हैं, ठीक है? इसाबेला ने उदासीनता से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। न्योरन ने अपना सिर हिलाया और नेक रवैया अपनाते हुए कहा, वास्तव में मैं न्योरन, डार्क मून क्रो साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी हूँ। मैं डेविस और मैंने एक दूसरे के साथ जो सौदा किया था उसे पूरा करने के लिए आई हूँ। मैंने मौत के सम्राट की छवि देखी है और पुष्टि की है कि यह वही डेविस है जिसे मैं जानती थी, इसलिए यहाँ आने में मैं गलत नहीं हूँ। मैं समझ गया। फिर डार्कनेस एलिमेंटल पेश करें और चले जाएं। ठीक है। न्योरन समारोह में खड़ी नहीं हुई क्योंकि उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक कंटेनर निकाला। कंटेनर खुलते ही अगले ही पल उसकी सील खुल गई। एक काला गैसीय पदार्थ बाहर उड़ गया, जो लंबे पैरों वाली बांह के आकार की मकड़ी में बदल गया। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा, इससे पहले कि उसने एल्डिया और इसाबेला को देखा, जो कांपने लगे थे जैसे कि वो पागल हो रहे हों। आप क्या कर रहे हो? काली मकड़ी को देखने के बाद इसाबेला ने न्योरन की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये जादुई जानवर नहीं जानता कि मिड लेवल एम्परा ग्रेड डार्कनेस एलिमेंटल को मुक्त करना उसके पीछे उसकी बहनों के लिए अनुचित और खतरनाक था? क्या वह बेवजह उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी? न्योरन के होंठ मुड़े हुए थे। मैं केवल ये प्रदर्शित कर रहा हूँ कि मुझसे जो अनुरोध किया गया था, मैंने उसे पूरा कर दिया है। किसी भी मामले में ये सिर्फ एक शिशु आत्मा है जिसका कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि बिगड़ न जाए। मैं इसे वापस रख दूंगा अगर। अरे रुको! डार्कनेस एलिमेंटल अचानक न्योरन से दूर उड़ गया, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वी उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने अपना हाथ उठाया, अपनी मार्शल ऊर्जा से इसे नष्ट करने ही वाली थी, तभी डार्कनेस एलिमेंटल अचानक रुक गया और शिकायत में चिल्लाने लगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसाबेला भ्रमित हो गई। इस डार्कनेस एलिमेंटल में क्या खराबी थी? क्या वह ये नहीं समझता कि यदि वह और भी निकट आया तो उसे मार डाला जाएगा? हालांकि
ये समझते हुए कि यह सिर्फ एक नवजात आत्मा थी, उसने थोड़ी देर तक उसे करीब से देखा, इससे पहले कि वह अचानक हिलने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका काला गैसीय शरीर कांपने लगा जैसे कि वह डर से कांप रहा हो। इसाबेला ने अपनी आंखें नहीं हटाईं, न ही उसने अपना अदृश्य दबाव कम किया। डार्कनेस एलिमेंटल लड़खड़ाते हुए इसाबेला के पास से आगे बढ़ गया, इससे पहले कि वह 3 लोगों के सामने मंडराता, उन्हें दिलचस्पी से देखता। यह कोई और नहीं बल्कि मो मिंगजी, सोफी और एवलिन थे। हर कोई इस डार्कनेस एलिमेंटल की हरकतों से भ्रमित था, सोच रहा था कि आखिरकार एवलिन पर कदम उठाने से पहले ये क्या कर रहा था। इंतजार। इसाबेला इसे तुरंत खत्म करने के लिए अपना हाथ हिलाने वाली थी, लेकिन एवलिन चिल्लाई, जिससे इसाबेला ने अपना हाथ रोक लिया। डार्कनेस एलिमेंटल एवलिन के चारों ओर घूमता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे खेलने के लिए कुछ मिल गया हो। इसने एवलिन की ओर अपने पैर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से बहुत डर रहा था क्योंकि इसकी नज़र इसाबेला पर थी। असंभव, ये तुम्हारा बनने को तैयार है। जब न्यूरन ने एवलिन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। उसकी उलझन को और बढ़ाने के लिए यह मो मिंगजी और सोफी के आसपास भी चला गया। ऐसा लग रहा था मानो एवलिन की ओर जाने से पहले उन्हें वास्तव में चुनने में कठिनाई हो रही थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन तीनों में इस मिड लेवल एम्परा ग्रेड एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प द्वारा चुने जाने की क्षमता थी? एवलिन को भी इस छोटी सी मकड़ी से थोड़ी सद्भावना महसूस हुई। वह सद्भावना अभी भी उस पर निर्देशित की जा रही थी, जिससे उसे भ्रम हो रहा था कि ऐसा क्यों है। इसलिए उसने इसाबेला को रुकने के लिए कहा। अब न्यूरॉन की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है मानो उसे इसी तत्व ने चुना हो। वह वास्तव में समझ नहीं पाई। आप, न्यूरॉन ने पलकें झपकाईं, क्या आपका शरीर अनोखा है? आप दोनों भी। एवलिन, सोफी और मो मिंगजी ने संदेह में अपना सिर हिलाया, जिससे न्यूरॉन अवाक रह गया। उनके पास अंधेरे विशेषता की एक अद्वितीय काया भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प को आकर्षित करने में सक्षम थे। उसे हास्यास्पद लगा, हालांकि वो उनसे निकलने वाली एक प्रकार की गहरी आभा को भी महसूस कर सकती थी, भले ही अस्पष्ट रूप से, और उसे ठीक से अलग नहीं किया जा सका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यही कारण था, लेकिन फिर भी जांच करना उसके अधिकार में नहीं था और न ही उसकी रुचि थी, और न ही वह अंत में अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ रुकना चाहती थी। उसे जल्दी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो बाहर की धर्मी शक्तियां उसके जीवन को समाप्त करने या पूछताछ के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसा नहीं था कि वह इस क्षेत्र की स्थिति से अवगत नहीं थी। जैसा कि वादा किया गया था, मैंने मिड लेवल एम्परा ग्रेड डार्कनेस एलिमेंटल एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प वितरित किया। अब मैं छुट्टी लूंगा। न्यूरॉन मुड़ने ही वाला था कि एक आवाज गूंजी, रुको, आप डार्क मून क्रो हैं जो डार्कनेस लॉ में विशेषज्ञ हैं, ठीक है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी शक्ति में ले जाएंगे? मो मिंगजी, आप क्या कह रहे हैं? एवलिन ने मो मिंगजी की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली, सोच रही थी कि वह ऐसा कुछ क्यों कहेगी। अध्याय 1593 प्रतिशोधी महिलाएं। मो मिंगजी इस जगह का केंद्र बिंदु बन गई क्योंकि हर कोई उसे देख रहा था। उसके शब्द डेविस को छोड़ने के समान थे, भले ही ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि वे, जो पहले से ही किनारे पर थे, ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। मो मिंगजी ने अपना सिर नीचे नहीं किया। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं इसाबेला या आप में से किसी की तरह न तो मजबूत हूँ और न ही जानकार हूँ। हालांकि मेरे डेविस को ऐसा बनाने के लिए जिम्मेदार उन लोगों के प्रति मैं अभी भी हत्या के इरादे को बहुत अधिक महसूस करती हूँ। मैं अपनी कमजोरी से अवगत हूँ और इसीलिए मैं मजबूत होना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें हरा सकूँ और मार सकूँ। यदि आप सभी नहीं जानते हैं तो मैं एक प्रतिशोधी महिला हूँ। मो मिंगजी की आंखों के सामने अंधेरे की एक किरण चमक उठी। जब हर कोई उसकी ओर देख रहा था, उनके दिल अंदर से उसके साथ गूंज रहे थे। न्यूरॉन ने हंसने से पहले मो मिंगजी की ओर देखा। छोटी लड़की, मेरे जैसे जादुई जानवर अल्पमत में हैं। यदि मैं तुम्हें अपने स्थान पर ले जाऊं,
तो संभावना यह है कि तुम्हें पता चलने से पहले ही जिंदा खा लिया जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे भूल जाओ। मो मिंगजी निराश दिखी, लेकिन उन्होंने उसे लेने के लिए विनती नहीं की। इसके बजाय उसका मन चिंतन में उतर गया। उसे देखते हुए न्योरन ने सिर हिलाया और जाने से पहले एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प के बारे में बताया। तीसरी बहन, मैं मो मिंगजी से सहमत हूँ, सोफी अचानक बोली, जिससे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसकी भौहों पर अभी भी शिकन बनी हुई थी, मानो डेविस के गिरने का वह दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा हो। मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हो सकता, और मेरे पास स्वप्राप्त स्थिति या कनेक्शन की कमी है जो डेविस की मदद कर सके। मैं केवल मजबूत बन सकता हूँ और वही कर सकता हूँ। यदि नहीं, तो उसके लिए प्रतिशोध की तलाश करें। यदि मैं कुछ नहीं करता, तो मैं अनिवार्य रूप से बेकार और बेचैन हो जाऊंगा। नहीं, जब आपने हमसे पूछा कि क्या हमारे पास कोई सुराग है, तो मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस जगह पर उनसे बाहर हैं। हम केवल बाहर की ओर देख सकते हैं, और उसके लिए हमें बनना होगा मजबूत। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसाबेला ने चिंतित होकर सिर हिलाया, लेकिन सोफी ने उसे रोक दिया। मैं शुरू में उन सभी को मारना चाहता था, लेकिन ये देखने के बाद कि डेविस अभी भी जीवित है, मैं जल्दबाजी करने से बच गया। तीसरी बहन, हमारे विपरीत, केवल आप ही डेविस की मदद कर सकते हैं। इस बीच हम अभी भी बेकार हैं और केवल तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तुम दोनों, इसाबेला ने अपने होंठ चबाए, तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। सोफी कांप उठी, लेकिन उसने सिर हिलाया, फिर भी मुझे अवश्य। तीसरी बहन, मैं सोफी को सीलबंद बिजली वाले स्थान पर ले जा सकता हूं, जहां एक विशेष स्थान पर प्रचुर मात्रा में आग से जुड़ी ऊर्जा के कारण ये हमारे लिए मजबूत बनने में सहायक है। नीरा ने अपना हाथ उठाया, जिससे उनका ध्यान उसकी ओर गया। मेरा मतलब है, मैं डेविस के साथ रहना चाहता हूँ, खासकर इस समय, लेकिन अगर इसका मतलब अंत में उसे खोना है, तो मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद करना चाहता हूँ। इसमें कई साल लगेंगे। इसाबेला भ्रमित दिखाई दी, क्या आप सब समझते हैं? हम जानते हैं। सोफी चीख उठी और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अगर वह समय आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अंत तक बेकार था। सोफी के चेहरे से आंसू गिर गए। इससे पहले कि वह जल्दी से उसे पहुंचती, उसकी आंखों में एक गहरी चमक रही थी। हालांकि मैं केवल एक ही बात का वादा कर सकता हूं कि चाहे इसमें कितना भी समय लगे, मैं उन सभी को मार डालूंगा। जब तक मैं मर न जाऊं, उनकी शक्ति का एक भी सदस्य बच नहीं सकता। सोफी की नफरत से भरी आवाज सुनकर उन सबने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कुछ लोग ये कहना चाहते थे कि यह लापरवाही थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हर कोई उसके जैसा ही महसूस कर रहा था। नीरा, सोफी को कुछ बेवकूफ़ी करने से रोको। ममम, मैं करूँगा। इसाबेला और नीरा ने आत्मा संचरण के माध्यम से संवाद किया। हालांकि नीरा को अच्छा नहीं लगा और वह चुपचाप रोने लगी। वह डेविस के साथ रहना बहुत चाहती थी, लेकिन बेकार महसूस करने से वह परेशान हो गई। उस सारी खोज के बाद डेविस को ठीक करने का कोई भी व्यवहार्य तरीका सामने नहीं आया। यदि ऐसा होता, तो केवल इसाबेला ही डेविस के लिए कुछ करने में सक्षम थी। जहां तक उनकी बात है, वे तभी मजबूत हो सकते थे यदि वे उपयोगी होना चाहते। अंत में, कुछ बातचीत के बाद, इसाबेला ने डोमिनिशियन परिवार की स्थानिक अंगूठियां उन्हें दे दीं। सोफी और नीरा के जल्दबाजी में चले जाने के बाद, जैसे कि उन्हें डर था कि वे अपना मन बदल लेंगे, केवल एवलिन, नतालिया, इसाबेला, फियोरा और मोमिंगजी ही रास्ते में बचे थे। न्योरान के आगमन ने लोगों को अपने अपने रास्ते चलने पर मजबूर कर दिया था। वे नहीं जानते थे कि यह अच्छी बात है या बुरी। हालांकि इससे उनके दिलों पर एक छाया जरूर पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं बस, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तीसरी बहन, एवलिन ने इसाबेला का कंधा पकड़कर उसे छोटा कर दिया।
कोई भी आपको दोष नहीं देता है। इसके बजाय वे सभी सोचते हैं कि यदि वे आपके जैसे मजबूत होते तो वे उसे इस झंझट से बचने में मदद कर सकते थे। सच में मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं खुद को उतना ही बेकार महसूस करता हूँ जितना हर कोई सोचता है कि वे हैं। मैं डेविस के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी मजबूत होना चाहिए। इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी बहन इवलिन ने अपने हाथ पकड़ लिए और अपनी मुठियां भींच ली और अपने दांत भींच लिए और एंटोम्बेड डकफॉर विस्प की ओर देखने लगी। मूत, मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं और मजबूत बनना चाहते हैं। वी उद्धरण चिन्ह। छोटी काली मकड़ी ने आखिरकार अपनी 8 लंबी टांगों में से एक को उसकी बांह के पिछले हिस्से को छूते हुए चीखने चिल्लाने की आवाजें निकाली। उसे लगा कि यह महिला आखिरकार इसे समझ गई है। इवलिन समझ नहीं पा रही थी कि यह शक्तिशाली डार्कनेस एलिमेंटल जो उसे अपने पैर के एक वार से मार सकता है, उसके साथ क्यों रहना चाहेगा, लेकिन चूंकि वो उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए वह इसका फायदा उठाएगी। उसने अपनी नज़र अपनी तीसरी बहन की ओर लौटाई। इसाबेला, मुझे खेद है, लेकिन जैसा कि सोफी और नीरा ने कहा, इस समय केवल आप ही डेविस की मदद कर सकते हैं। हम जितने बेकार हो सकते हैं उतने बेकार हैं। नहीं, ये कहना बेहतर है कि हम आश्वस्त हैं और खुद को मजबूत करने के रूप में प्रतिशोध ले सकते हैं क्योंकि आप ही डेविस की देखभाल कर रहे हैं। भले ही हम मर जाएं, आप अभी भी उसके लिए हैं। क्या? इसाबेला की अभिव्यक्ति दर्द भरी थी। ऐसा मत कहो। इवलिन ने अपना सिर हिलाया, उसकी छाती फूल गई। मुझे पता है कि आप कुछ वर्षों में चरम पर पहुंचकर हम सभी से अधिक मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अब केवल आप और नादिया ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर है, जो शायद दुश्मन की नज़रों में नहीं है या उसके नीचे रह सकता है। वह प्रशिक्षण ले सकता है और मजबूत हो सकता है ताकि हम बाद में बदला ले सकें। मैं यहाँ रहूंगा और डेविस की देखभाल करूंगा, शायद कभी कभी प्रशिक्षण भी लूंगा। नतालिया ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, यही कारण है कि तीसरी बहन पति को ठीक करने के तरीकों की तलाश जैसे अन्य काम कर सकती है। मैं भी ऐसा ही करूंगी। भले ही मैं किसी भी तरह की मदद करने के लिए अयोग्य हूँ, मैं हमारे प्रियजनों की देखभाल में मदद कर सकती हूँ। फियोरा ने भी हमेशा की तरह आंसू भरी आंखों से चुटकी ली। आप सभी, इसाबेला ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर नीचे करके सूंघते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उस पर बोझ पागलों की तरह और अधिक बढ़ गया है, लेकिन वह उनका भरोसा लेने को तैयार थी और बहुत प्रभावित महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में डेविस को ठीक करने का दृढ़ संकल्प चमक उठा, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसे उसकी अजीब स्थिति से ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कौन खड़ा है, वह अपनी जबरदस्त मुट्ठियों से उन्हें नष्ट कर देगी। क्षमा करें, मैंने पहले कुछ असंवेदनशील बातें कही थी जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। ये बस है। मो मिंगजी कांप उठी जब एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि इसाबेला थी। हम जानते हैं, हर किसी को ऐसा ही लगता है। इसाबेला की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर मो मिंगजी को खुद में आत्मविश्वास का विस्फोट महसूस हुआ। उसे याद आया कि इस असाधारण महिला ने उसकी जांच की थी और डेविस को उसकी सिफारिश की थी, जिससे वह कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराने लगी थी। मैं कुछ समय तक डेविस के साथ रहूंगा। इसाबेला ने खुशी भरी मुस्कान के साथ मो मिंगजी की ओर सिर हिलाया। वह एवलिन की ओर देखने लगी। बड़ी बहन, मुझे उस छोटी मकड़ी के साथ आपकी मदद करने दीजिए। ठीक है, लेकिन किसी कारण से मुझे लगता है कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी मुझे जाने दो। हाँ, धन्यवाद। इसाबेला और एवलिन ने सिर हिलाया और दूसरे कमरे में चले गए, जबकि नतालिया, फियोरा और मो मिंगजी ने डेविस को घेर लिया और अपने चेहरे पर आशा भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहे थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे कमरे में एवलिन ने इसाबेला की मदद से एंटोम्बेड डकफॉर विस्प ले लिया। उसने और अधिक समझ हासिल करने के लिए इसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया और बहुत सारे सवाल पूछने के माध्यम से ऐसा लगा कि एंटोम्बेड डकफॉर विस्प कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से बुद्धिमान था, उसके शब्दों को समझने में सक्षम था,
भले ही वह एल्डिया की तरह बात नहीं कर सकता था। इसे खिलाने के बाद उसने आगे देखा कि एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प विशेष रूप से उसकी आत्मा की शक्ति को खिलाना पसंद करता था, भले ही वह ताकत में बहुत कम था। लेकिन फिर उसने अचानक देखा कि उसकी श्वेत आत्मिक शक्ति वास्तव में थोड़ा अंधेरे से रंगी हुई थी, जिससे उसे घबराहट होने लगी। क्या गलत है? इसाबेला ने एवलिन के चेहरे पर अभिव्यक्ति में बदलाव देखा, लेकिन फिर एवलिन ने आराम किया और अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि यह कुछ भी नहीं था। इसाबेला केवल उसकी बात मान सकती थी, लेकिन एवलिन अवाक रह गई। उसकी आत्मा में अंधकार क्यों बह रहा था? ये सामान्य नहीं था। उसने अपनी आत्मा की जांच की और देखा कि उसकी रंगीन आत्मा अब अंधेरे में घूम रही थी। इससे वह भयभीत महसूस कर रही थी, लेकिन वह किसी भी असामान्यता या चोट को महसूस नहीं कर सकी, जिससे उसे हास्यास्पद महसूस हुआ। फिर भी यह महसूस करते हुए कि उसे मजबूत बनना है, उसने इस तरह के बदलाव का स्वागत किया। शायद यही कारण है कि इस मजबूत डार्कनेस एलिमेंटल ने उसे पसंद किया। इससे उसे स्थिति को समझने में मदद मिली। समय बीतता गया। एवलिन के चारों ओर अंधेरा ऐसे घूम रहा था मानो उसने इसमें महारत हासिल कर ली हो। ये स्वर्ग और पृथ्वी की उसकी पहली स्वीकृति थी। इसकी ऊर्जा उसके साथ प्रतिध्वनित होकर उसे अंधेरे कानूनों के स्तर एक इरादे को प्रदान करती थी। इसाबेला ने सिर हिलाने से पहले सिकुड़ी हुई भौहों से एवलिन की ओर देखा। ये वैसा ही है जैसा डेविस ने कहा था। स्टासी, एक फायर एसेंस, धमकी मिलने के बाद तुरंत ही सोफी को पसंद करने लगी, जबकि स्टासी अभी भी नवजात थी। उसी तरह इस नवजात डार्कनेस एलिमेंटल ने भी किसी कारण से एवलिन को पसंद करना शुरू कर दिया, जिसे मैं नहीं बता सकता। फिर भी ये देखते हुए कि यह मजबूत डार्कनेस एलिमेंट इतने लंबे समय के बाद एवलिन को घायल नहीं करने वाला था, इसाबेला अंततः चली गई और डेविस के पास लौट आई और उसकी आंखों में नम्रता के साथ देख रही थी। दूसरी ओर एवलिन ने प्रतिशोध से प्रेरित होकर ध्यान में प्रवेश किया था। उसका दिल इस समय मारने के लिए जल रहा था, और शायद उसी के अनुरूप उसके अंधेरे कानून कुछ ही घंटों में पागलों की तरह बढ़ गए। 0 से स्तर 5 के इरादे तक। उसके बाद एंटोम्बेड डार्कफॉल विस्प की समझ खत्म हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि उसने ये भी महसूस किया कि सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन अनुभव में डार्कनेस लॉस की उसकी समझ में जबरदस्त वृद्धि हुई है, हालांकि उसे नहीं पता था कि इसे कैसे मापना है। ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि वह जानती थी कि यह उसके कौशल में किसी तरह का इजाफा नहीं था क्योंकि उसका जहर इससे बेहतर और मजबूत था, लेकिन वह इस तथ्य के बारे में जानती थी कि उसके अंधेरे कानून इस दर पर उसके जहर कानून से आगे निकल सकते हैं। क्या यह उसकी आत्मा में आए परिवर्तन के कारण था? फिर भी वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे देखा। इस विशेष स्थानिक वलय में पॉइजन लॉर्ड विला के सभी स्थानिक वलय शामिल थे। ऐसे बहुत सारे संसाधन थे जो उसे 9वें चरण तक बढ़ने में मदद कर सकते थे। हालांकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। शायद इसीलिए महिलाओं ने अपना समय केवल दुख में डूबने में बर्बाद नहीं किया। उन सभी को लगा जैसे उन्हें अपने दिलों की खुजली से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की जरूरत है, और उनमें से अधिकांश ने मजबूत बनने का विकल्प चुना। वह अलग नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं था, करीब भी नहीं। अपने होठों को काटते हुए एवलिन ने यह अजीब जेड बोतल निकाली, जिसकी उसने पहले गहराई से जांच नहीं की थी क्योंकि वह इससे आने वाली भयावह आभा को महसूस कर सकती थी। इसाबेला को भी इसके बारे में पता था, लेकिन इसी कारण से उसने इसे नहीं छुआ। डेविस को अपने बगल में रखते हुए वे इसे जोखिम में नहीं डाल सकते थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि यह डेविस की स्थिति का उत्तर हो सकता है या उसके लिए विनाश भी ला सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए बोतल पर लगे कॉक को हटाते समय एवलिन की आंखें जीवन और मृत्यु के दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। तारांकन विसिस। तारांकन। हरी जैद बोतल से काला धुआं निकलता हुआ बैंगनी ओब्सीडियन शरीर वाली 8 पैरों वाली मकड़ी में बदल गया। उसके सिर पर 2 भयावह आंखें और 2 तीखे विषैले दांतों के साथ साथ दांतेदार दांतों की 2 पंक्तियां थीं। हालांकि एक और आंख भी उसके माथे में थी, एक खड़ी आंख जिसके अंदर धंसी हुई थी और उसकी पुतलियां एक अजीब प्रतीक के साथ चमक रही थीं।
तुम हो। जब एवलिन ने इस राक्षसी को देखा तो उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। अध्याय 1594 क्रोमेटिक हैक्स अरचिंड। अजीब बात है, जब जेड बोतल खोदी गई तो मुझे लगा कि किसी अन्य महिला ने इसे मेरी कब्र से प्राप्त किया है। आपकी आभा और तरंगें अलग हैं। एवलिन का दिल पसीज गया जब उसने उस राक्षसी को जिज्ञासु महिला आवाज में बोलते हुए सुना। क्या वह मारी जाने वाली थी? रहने भी दो। हालांकि बड़ी मकड़ी ने अपना सिर हिलाया। मैं मिस्टेल्टे हूँ, खुद की बची हुई आत्मा, एक 3 आंखों वाला क्रोमेटिक हैक्स अरचिंड। मैं लगभग बिजली की चपेट में आने से मर गया था। मैं कुछ अज्ञात वर्षों पहले अपने अमर क्लेश में असफल हो गया था, एक अपंग अवस्था में छोड़ दिया गया था। फिर भी ये जानते हुए कि मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ दिन थे, मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था और एक कीमियागर से मेरे शरीर को परिष्कृत करके मेरे खून को गाढ़ा किया और मेरी बची हुई आत्मा को इस जेड बोतल में बचा लो। आश्चर्य की बात है कि मुझे वह दिन अभी भी ऐसे याद है जैसे कि यह कल था। ओह, ठीक है, यह मेरे लिए अभी भी कल है। कीमियागर। एवलिन भ्रमित हो गई। क्या उन दिनों कीमियागर जादुई जानवरों की मदद करते थे? आपका क्या मतलब है? क्या आजकल कीमियागर मौजूद नहीं हैं? यहाँ तक कि जादुई जानवर भी कीमियागर थे, तो आपको ये भ्रमित करने वाला क्यों लगता है कि मैंने कीमियागर का उल्लेख किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि समय बीतने के साथ जादुई जानवर और यहाँ तक कि इंसानों की भी कीमियागर बनने की इच्छा खत्म हो गई हो? मिस्टेल्टे भ्रमित लग रहे थे। जादुई जानवर कीमियागर के रूप में। एवलिन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए हैरान दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अलग अलग दुनिया में रह रहे हों? सबसे पहले, ये वह न्यूरन थी जिसने दावा किया था कि वह एक साम्राज्य से थी, और अब यह मकड़ी बता रही है कि उसके जादुई जानवर भी कभी कीमियागर थे। यह मजाक कर रहा है ना? एवलिन बस पूछने ही वाली थी कि मिस्टेल्टे ने उसे टोक दिया। मुझे दुनिया के बारे में बताओ। मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। एवलिन ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ ली और विचार किया कि अपने विचारों को इकट्ठा करने और मामलों की वर्तमान स्थिति को समझाने से पहले उसे सहयोगात्मक होना चाहिए। मनुष्य और जादुई जानवर आजकल लड़ रहे हैं। यह अपेक्षित है, लेकिन अपने स्वयं के गठबंधन बनाने और सह अस्तित्व के बिना पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ अपने नुकीले दांत दिखाने के लिए। ऐसा लगता है कि सेंटेस लुनारिया और एजोर ड्रैगन के बीच स्थापित अनुबंध टूट गया है। हालांकि 52 टेरिटरीज, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। क्या यह अभी भी फर्स्ट हेवन वर्ल्ड है? क्या मुझे किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था? लेकिन मैं अभी भी अंदर था ग्रांड पॉइजन सेंक्टम में स्थित पॉइजन रिफ्ट, जब मुझे कुछ समय पहले स्पर्श महसूस हुआ। एवलिन का मुंह खुला हुआ था। उसे लगा जैसे उसने इतिहास का एक छोटा लेकिन विस्तृत हिस्सा सुना है, लेकिन इस दुनिया के इतिहास के बारे में अपने सीमित ज्ञान के कारण वह दाएं से बाएं नहीं बता सकती। फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। वह यहाँ इतिहास, वहाँ के चरित्र या अन्य स्थानों के बारे में जानने के लिए नहीं आई थी। वह यहाँ खुद को मजबूत करने के लिए आई थी। ठीक है, जो भी। मकड़ी ने अपने दोनों अगले पैरों को उचकाते हुए कहा, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? मेरी बची हुई आत्मा आपकी अपेक्षा से अधिक जल्दी नष्ट हो जाएगी, आप जानते हैं। 3 आंखों वाला क्रोमेटिक हैक्स अरचिंड क्या है? एवलिन ने जल्दी से पूछा। तुम्हें मेरी प्रजाति का पता नहीं? अरचिंड के पैर हिले। दिलचस्प। इसके पैरों में 7 खंड थे, प्रत्येक इतना लचीला था कि अकल्पनीय तरीके से झुक सकता था, जैसे कि वे फैल सकते हों। यहाँ तक कि जमीन को छूने वाले आखिरी खंड में भी एक तेज कांटेदार दरांती थी, जो अधिकांश जादुई जानवरों का कीमा बनाने में सक्षम थी। जैसा कि मेरी प्रजाति और नाम बताता है, मैं पॉइजन और हैक्स का उपयोग कर सकता हूँ। हैक्स। एवलिन सदमे में चिल्ला उठी। क्या उन्हीं कानूनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं कहा जा सकता था जिन्हें पॉइजन लॉर्ड इस्तेमाल करने में सक्षम थे? मिस्टेल्टे ने अपना मुंह खोला। वास्तव में आप अन्य मनुष्यों की तरह कर्म कानून और जहर कानून सीखे बिना भी हैक्स कानूनों को समझने में सक्षम होंगे। कैसे? एवलिन ने नहीं सोचा था कि यह संभव है। कर्म कानूनों और जहर कानूनों के बीच सम्मिलन को हैक्स कानून के रूप में जाना जाता था,
तो उसे कर्म कानूनों की आवश्यकता कैसे नहीं हो सकती। मकड़ी ने अपने शरीर को इस तरह हिलाया जैसे कि उसने अपनी हंसी रोक रखी हो, इससे पहले कि उसका एक पैर उसके माथे की ओर इशारा करते हुए उसके सिर तक उठा हो। आप मेरी तीसरी आंख देख सकते हैं। यह मेरे हेक्स कानूनों का मूल है। आप इंसानों को कानून सीखने की जरूरत है, जबकि हम जादुई जानवर स्वर्ग से धन्य हैं, हमारे शरीर में कानूनों के साथ पैदा हुए हैं। हमें कभी सीखना नहीं है, हमें केवल जीना है। इससे ये स्पष्ट है कि बड़ी जाति कौन है, लेकिन आप इंसान हमेशा घमंड करना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम 3 आंखों वाले क्रोमेटिक हेक्सरचिंट को हमारी भयानक क्षमताओं के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इंसानों को अब हमारे बारे में कम या कुछ भी याद नहीं है। मेरे 3 आंखों वाले क्रोमेटिक हेक्सरचिंट एम्पायर नेस्ट के लिए ये कितनी दुखद वास्तविकता है। जैसे ही उसका सिर झुका, मिस्टेल्टे ने आह भरी, लेकिन फिर उसने उसे उठाया और 2 लचीले, लंबे पैर एवलिन के पास लाए, जिससे दरांती उसकी ओर हो गई। चूंकि आपके पास मेरा पूरा रक्तसार है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझें। आप या तो इसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु को चुनौती दे सकते हैं। ध्यान रखें, आप एक मादा बन जाएंगे और एक बार ऐसा होने पर आप इंसान नहीं रहेंगे। या आप इसे थरी आइड क्रोमेटिक हेक्सरचिंट या डार्कफॉल स्पाइडर को खिला सकते हैं, जिससे बाद वाला संभवतः थरी आइड क्रोमेटिक हेक्सरचिंट में बदल सकता है। मिस्टेल्टे की बातें सुनते ही एवलिन की भौहें तन गईं। डार्कफॉल स्पाइडर, क्या वह सिर्फ उसका डार्कनेस एलिमेंटल नहीं बना था, एक कब्र में डार्कफॉल मकड़ियों के अवशेषों से? क्या आप? एवलिन अचानक रुक गईं और एक गहरी सांस ली, जैसे कि दोबारा मुंह खोलने से पहले उन्हें पता था कि वह क्या कर रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इस रक्तसार का सेवन करूं तो क्या होगा? उसने जैद बोतल को पकड़ लिया और उसके अंदर रहने वाली भयावह आभा से भय की गहरी अनुभूति महसूस की। स्पष्टतः मकड़ी के रक्तसार में एक भयावह विशेषता थी। चूंकि आप केवल 7वें चरण के साधक हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि आप मेरे रक्तसार का उपभोग न करें। आप उन्मत्त होने के बाद आसानी से मर जाएंगे, इस प्रक्रिया में अपने बगल के लोगों को मार डालेंगे। एवलिन ने इस संभावना पर विचार करते हुए सिर हिलाया। इस समय मरना उसके लिए अप्रासंगिक था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह डेविस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। नादिया और इसाबेला के साथ उसकी देखभाल करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि क्या वह पहली बार में उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। फिर भी जैद बोतल पकड़ने वाला हाथ कांपने लगा। उसके दांत अवचेतन रूप से अनिच्छा से उसके होठों को काटते थे, लेकिन जवाब देने की इच्छा और उसकी आत्मा में अंधेरे ने उसे उन लोगों के प्रति अधिक प्रतिशोध की भावना पैदा कर दी जिन्होंने डेविस को इस स्थिति में धकेल दिया था। अगर मैं सफलतापूर्वक एक फी बन जाऊं तो क्या मैं इसके माध्यम से जल्दी से शक्ति प्राप्त कर सकता हूं? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन केवल तभी जब आप बच जाते हैं। अन्यथा आप केवल एक नासमझ जंगली जानवर बन सकते हैं जो हिंसा पर उतारू हो जाएगा। लेकिन सावधान रहें, जितना आप हमारे जादुई जानवर के खून से लाभ प्राप्त करते हैं, आपको उतनी ही मात्रा में सीमाएं भी प्राप्त होंगी। रक्तरेखा बंधन, एवलिन ने पूछा। मकड़ी ने अपना सिर हिलाया। जब तक मैं अमर क्लेश में असफल नहीं हो गया, मेरे पास कोई बंधन नहीं था। मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि आप कठिन कष्टों को पार किए बिना अमर अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। मैं देखता हूँ, एवलिन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे इस समय अमरता की कोई चिंता नहीं थी। उसे शक्ति की आवश्यकता थी और वह समझती थी कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि उसे अपने मौके आजमाने का मन हुआ और उसने मिस्टेल्टे को डेविस की स्थिति के बारे में बताया। आधे मिनट के बाद मिस्टेल्टे ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप तत्काल शक्ति चाहते हैं। क्या इसी कारण से? एवलिन ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके पास इस शेष आत्मा से छिपने का कोई कारण नहीं है। शरीर जीवित है, लेकिन आत्मा गायब है या इतनी बेहोश है कि ढूंढी नहीं जा सकती। मिस्टेल्टे ने गुर्राते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे आपके पति किसी कर्म या हेक्स हमले से पीड़ित थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन शक्तिशाली शक्तियों को मारने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया जो उनकी लीग से बाहर थे। खैर,
हर चीज की एक कीमत होती है। यह अत्यंत पीड़ादायक रूप से स्पष्ट है कि उसने आत्महत्या की है। नहीं, वो अभी भी जीवित है। अपना खाली हाथ लहराते हुए एवलिन आधी खड़ी हो गई, उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से भरी हुई थी। अरे, तो क्या हुआ अगर वह अभी भी जीवित है? क्या वह मृत्यु के कगार पर नहीं है? मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने पति को दुख से बाहर निकालें और इससे छुटकारा पाएं। मिस्टेल्टे ने ऐसे व्यंग्य किया मानो वह एवलिन की पीड़ा में आनंद ले रहा हो। एवलिन ने गुस्से में कांपते हुए अपने होंठ चबाए। वह पहले से ही इतनी उत्तेजित थी कि दुश्मनों को देखते ही मार डालती थी, लेकिन इस मकड़ी के शब्दों ने उसे और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। हालांकि वह यहाँ ठोकर न खाने से बेहतर जानती थी। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं है, तो न कहें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या इस दुनिया में 9 लाइव्स ग्रेसियस फॉक्स है? मैं नहीं मानता। क्या आप रामबाण सोल फल प्राप्त कर सकते हैं? मुझे शक है। या क्या सेंटेस लुनारिया जैसा कोई व्यक्ति है जो आपके पति की तरह लगभग मृत आत्मा को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा? संत लुनारिया कौन है? इवलिन ने पूरी गंभीरता से पूछा। ये दूसरी बार था जब उसने ये नाम सुना था। वह एक महान इंसान है जिन्होंने जीवन के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। इसे भूल जाओ। जिनका मैंने उल्लेख किया है वे सभी अमर के स्तर पर हैं, और दुर्भाग्य से आपके लिए, आपने कहा कि अमर अब मौजूद नहीं है, कम से कम यहाँ तो नहीं। आपका पति मर चुका है। इसके साथ जियो। चुप रहो। वास्तव में एक भ्रमित महिला। हे। इवलिन गुस्से में चिल्ला उठी जबकि मिस्टेल्टे चिल्लाते हुए हंसने लगी। अध्याय 1595 एवलिन का रास्ता। एवलिन की आंखें इस मकड़ी की बची हुई आत्मा को मारने के इरादे से जल रही थीं। लेकिन साथ ही उसका मन निराशावादी विचारों से घिर गया। मिस्टेल्टे के शब्दों को देखते हुए केवल अमर ही डेविस की मदद करने में सक्षम होंगे, और वह भी केवल उन लोगों के स्तर पर जिन्हें जीवन नियमों में महारत हासिल थी या उनके पास था। जाहिर है, रामबाण सोल फल एक अमर श्रेणी का फल था, और एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानती थी कि वह जीवन नियमों का उपयोग कर सकता था, वह उसका पति था। वह उसके कौशल को जानती थी और ये दावा करने का साहस भी करती थी कि अगर वह कभी अमर स्तर तक पहुंच जाता है तो वह उनके स्तर पर है। हालांकि वह बेहोश था, तो वह खुद को कैसे ठीक कर सकता था? क्या कोई और रास्ता है? विशेष रूप से एम्परा ग्रेड में। उसने दांत भींचे और फिर पूछा। आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मिस्टेल्टे ने अपना सिर हिलाया। मैं कोई चिकित्सक या औषध विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं केवल कुछ सामान्य ज्ञान जानता हूँ जो उस समय दुनिया के पास था, और यहाँ तक कि मेरे लिए सेंटेस लुनारिया या 9 लाइव्स ग्रेसियस फॉक्स से मिलना भी मुश्किल होगा क्योंकि मैं अमर नहीं था। अगर मैं उनसे मिल पाता, तो शायद मैं भी क्लेश में विफल होने के बाद मृत्यु के निकट होने से बच जाता। मिस्टेल्टे ने झुंझलाहट से फुसफुसाया। यह अफसोस की बात है, क्या आपको नहीं लगता? मिस्टेल्टे का भाषण सुनते ही एवलिन के कंधे निराशा से झुक गए। ये काफी हद तक निराशाजनक था, लेकिन चूंकि मिस्टेल्टे को सम्राट ग्रेड खजाने के बारे में नहीं पता था जो संभवतः डेविस को ठीक कर सकता था, वह हार मानने वाली नहीं थी। वह हार नहीं मान सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसका रक्त सार पीना चाहिए? एवलिन सोचने लगी। उसे लगा कि वह ये निर्णय लेने के लिए इसाबेला को बुला सकती है। हालांकि वह जानती थी कि इसाबेला और यहाँ तक कि अन्य लोग भी उसे इस प्रयास को आगे बढ़ाने से रोकेंगे। यहाँ तक कि वह समझ गई थी कि इस बारे में सोचना भी उसके लिए बेतुका था, और उसका एक हिस्सा वास्तव में इस बकवास को रोकना चाहता था। लेकिन उसके दिल में क्रोध ने उसे एक झटके में इसे पीने के लिए मजबूर कर दिया। किसी भी स्थिति में आप इसे रखने और बाद में भी इसका सेवन करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा आप चाहें वैसा करें। ओ भाग्यशाली आप इसे पहले ही पी चुके हैं। जब एवलिन ने थरी आइड क्रोमेटिक हेक्सरचिंट के ब्लड एसेंस का पूरा सेवन कर लिया तो उसका गला भर आया। तारांकन थंप, तारांकन। एवलिन के दिल की धड़कन बढ़ने पर उससे एक तेज और स्पष्ट आवाज निकली। तारांकन थड, तारांकन। जेड की बोतल फर्श पर गिर गई जबकि एवलिन की आंखें बुरी तरह हिल गईं।
उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया क्योंकि उसे जलन महसूस हुई। उसके पेट में हलचल होने लगी, जिससे वह सारा खून थूक देना चाहती थी, जबकि उसकी मांसपेशियां गंभीर रूप से ऐंठने लगी थीं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे पीछे मुड़ी, उनकी स्पष्ट आंखें रक्तरंजित हो गईं। हालांकि उसने होश खोने से इनकार कर दिया और अपने दांतों को जितना जोर से काट सकती थी, काट लिया। उसके मुंह से खून बह निकला। उसने अपने हाथों को अपनी गर्दन से दूर किया, 2 भारी हथेलियों के निशान छोड़े और फिर से पीते हुए एक शीशी निकाली। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें। तारांकन थड, तारांकन। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठी, उसके घुटने ढीले हो गए। उसकी छाती सांस लेने के लिए जोर से फूल रही थी, जबकि तीव्र ऐंठन जारी रहने के कारण उसके शरीर में तीव्र दर्द हो रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि रक्त का सार उसके शरीर में हर जगह फैल रहा है, जो लगातार भीतर की संरचना को बदल रहा है। एवलिन को अत्यधिक दर्द के कारण चीखने का मन हुआ, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद कर रखा था। डेविस, डेविस, डेविस। उद्धरण। वह अपनी जीभ काटती रही, लेकिन वो महज एक भ्रम था क्योंकि उसकी कटी हुई जीभ पहले ही बाहर फर्श पर थी। काटने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बस ऐसा करती रही, अपने मन में डेविस का नाम जपते हुए। वह चाहती थी कि वो उसे इस जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करने के लिए और अधिक साहस दे। उसकी चमकती हुई लेकिन रक्तरंजित आंखों से आंसू ऐसे निकले जैसे वे झरने की तरह गिर रहे हों। हालांकि पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी और उसने वह सब किया जो वह कर सकती थी। वह जानती थी कि वह केवल नतीजे का इंतजार कर सकती है क्योंकि उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग में जल रही हो। इस समय उसके शरीर में पहले से ही एक अलग छटा दिखाई देने लगी थी। एक बैंगनी रंग छा गया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे गहरा जहर दिया गया हो। यदि कोई उसे देखे तो उसे लगेगा कि उसने सचमुच रक्तसार के स्थान पर जहर पी लिया है। अचानक एवलिन पर एक रहस्यमय धारणा उतर आई। अचानक हिलने से पहले उसकी रक्तरंजित आंखें अचानक सीमा तक चौड़ी हो गईं। तारांकन धमाके, तारांकन। एवलिन ने अपना सिर फर्श पर पटक दिया। इसलिए नहीं कि वह पागल हो गई थी, बल्कि उसके पूरे शरीर में व्याप्त तीव्र दर्द, विशेषकर माथे पर और भी अधिक तीव्र हो गया था। तारांकन धमाके, तारांकन, तारांकन धमाके, तारांकन, तारांकन धमाके, तारांकन। उसने सतह पर कई बार अपना सिर मारा जैसे कि वो फर्श की टाइलें तोड़ने की कोशिश कर रही हो जो एम्परा ग्रेड की थीं। उसके माथे से इतनी अधिक मात्रा में खून बह रहा था कि देखा जा सकता था कि उसकी खोपड़ी लगभग फट गई थी। तारांकन धमाके, तारांकन। आखिरी सिर के प्रहार से उसकी खोपड़ी इतनी फट गई कि वह अब अपनी आवाज नहीं दबा सकती थी। आह! जब एक आंख बाहर निकली तो उसके माथे पर एक ऊर्ध्वाधर विभाजन उभर आया। उसने अपना सिर ऊपर फेंक दिया और अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाने लगी। मिस्टेल्टे की तीसरी आंख पर भी वही शट जैसा चिन्ह था। हालांकि अगले ही पल तारांकन छींच, तारांकन। एवलिन का पूरा निचला शरीर एक मकड़ी की पीठ जैसा दिखने से पहले अचानक मांस के टुकड़े टुकड़े हो गया। मांसल गंदगी एक साथ समाहित हो गई क्योंकि वे एक मकड़ी के पिछले हिस्से के समान दिखने लगे, लंबाई और चौड़ाई में बढ़ने लगे, जबकि 8 पैर नए सिरे से उगने लगे, जिनके सिरे दरांती के नवजात रूप से सजे हुए थे। हालांकि उसके मुंह से कोई चीख नहीं सुनाई दे रही थी। इसमें देखा जा सकता है कि एवलिन बेहोश हो गईं। शायद वह पहले ही मर चुकी थी। इस दृश्य को देखते हुए मिस्टेल्टे की आंखें अचंभित हो गईं और वह चुप हो गई, बजाय इसके कि उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक झलक रही थी और उसके मुंह से हंसी का सिलसिला जारी था। मेरे खून की कितनी बर्बादी! यह मुझे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक दुखी करता है। मुझे कई कब्रें बनानी चाहिए थीं और अपने रक्तसार को एक पूर्ण रक्तसार में संयोजित करने के बजाय अलग करना चाहिए था। मैं इस गड़बड़ी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टेल्टे की 2 आंखों में एवलिन के निचले शरीर का प्रतिबिंब एक मकड़ी में से एक में बदलता हुआ देखा जा सकता है, जो सटीक रूप से एक थरी आइड क्रोमेटिक हेक्सारचिन्ड है।
उसके ऊपरी शरीर ने भी उसके शरीर के रंग पैलेट को अपना लिया और गहरे बैंगनी रंग का हो गया। इस सारे परिवर्तन में एवलिन बेहोश रही, लेकिन अचानक उसकी तीसरी आंख के साथ साथ आंखें भी खुल गईं। उसकी काली पुतलियां, जो बुरी तरह हिलती रहती थीं, अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठी, इससे पहले कि उसका निचला शरीर अचानक फिर से फट जाए। पूरे फर्श पर फिर से खून बिखर गया, लेकिन मांस का क्षत विक्षत मल पहले की तरह सुधरने लगा। हालांकि मकड़ी की पीठ को सुधारने के बजाय एवलिन की पीठ से एक इंसान के 2 पैर निकल आए। उन्होंने तुरंत एवलिन के पैरों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन इस समय उसके ऊपरी शरीर का रंग पैलेट खराब हो गया। इसके अलावा उसकी नंगी त्वचा छोटी छोटी पपड़ियों से ढकने लगी थी। एक ड्रैगन का खून, कोई आश्चर्य नहीं। इसके अलावा यह आभा, अमर स्तर, मिस्टेल्टे को एवलिन के अंदर अर्थ ड्रैगन के रक्त सार के पनपने का एहसास हो गया था, जो मेजबान के लिए घातक बनने से लेकर उसके अरचिन रक्त पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि अर्थ ड्रैगन के रक्त सार की आभा अमर स्तर पर थी, मिस्टेल्टे को पता था कि यह कमोबेश उसके संपूर्ण रक्त सार पर हावी हो सकता है। फिर भी मिस्टेल्टे के मकड़ी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। हालांकि लगभग हर जादुई जानवर के साथ संबंध बनाने और उनके खून को दूसरी नस्ल के साथ मिलाने की क्षमता अगली पीढ़ी को सहन करने में कठिनाई की कीमत के साथ आती है। स्वर्ग चीजों को बहुत अच्छी तरह से संतुलित करता है। ओह ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरा भाग्यशाली उत्तराधिकारी वास्तव में भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसा खजाना है और मेरा खून बर्बाद नहीं हुआ। अंत में मैं जीत गया। मिस्टेल्टे के होंठ मुड़े हुए थे और उनमें दांतेदार दांतों और नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। हालांकि अगले ही पल मिस्टेल्टे धुएं में धुंधला होने लगा क्योंकि उसकी बची हुई आत्मा तितर बितर हो गई। एवलिन ने ये दृश्य देखा और मिस्टेल्टे के शब्द सुने। हालांकि उसकी मांसपेशियों में अभी भी ऐंठन होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई थी। उसकी गोरी त्वचा पहले ही जहरीली बैंगनी रंग में बदल चुकी थी, कुछ स्थानों पर अर्थ ड्रैगन का भूरा सुनहरा रंग छाया हुआ था। अतिरिक्त 4 पैरों में फैलने से पहले उसकी रीढ़ की हड्डी के अंत पर पीछे से 4 दरांती निकलीं। सतह पर वार करने वाले उन 4 अतिरिक्त मकड़ी के भालों के सहारे वह खून से सनी जमीन पर खड़ी होने के लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करती थी। उसकी आंखें अब किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि एक ड्रैगन जैसी थीं, जो बैंगनी सुनहरी चमक से चमक रही थीं, जो अपार शक्ति के साथ चमकने लगी थीं। तारांकन धमाके, तारांकन, एवलिन, इसाबेला ने दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। तभी उसे अपनी बड़ी बहन के चेहरे के साथ एक अपरिचित व्यक्ति दिखाई दिया, जो अपनी बैंगनी सुनहरी पुतलियों के साथ ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। क्यों? इसाबेला ने अपने होंठ काटे जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सहज रूप से जानती थी कि एवलिन ने क्या किया है, क्योंकि फी में परिवर्तन उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, क्योंकि उसे भी ऐसा होने का जोखिम उठाना पड़ा था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसाबेला। आपको चिंतित करने के लिए मुझे सचमुच खेद है, लेकिन ये तो करना ही था। एवलिन की ठंडी ठंडी आवाज़ गूंज उठी, जिससे इसाबेला को ठंड का एहसास हुआ और वह और भी अधिक रोने लगी। क्या वह उनकी वही एवलिन थी, जो इतनी कोमल और कोमल थी? त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र में एक आकृति कहीं से भी प्रकट हुई, लेकिन यदि किसी के पास सक्षम आंखें थीं, तो वे आकृति के पीछे एक स्थानिक द्वार को धीरे धीरे गायब होते हुए देख सकते थे। भाई, मुझे एक दिन की देर हो गई है, लेकिन मैं अभी भी अगले उत्सव में शामिल होने में सक्षम हूँ। जब क्लारा ने क्षितिज की ओर देखा तो उसकी सुरीली आवाज़ गूंज उठी। वो अंततः यहाँ 52 प्रदेशों में थी, अपने भाई के साथ दुनिया के व्यापक हिस्से को देखने का इंतजार कर रही थी, जैसा कि उसने सपना देखा था। अध्याय 1596। भाई। क्लारा ने गर्म हवा से तपते रेगिस्तान के चारों ओर अपनी निगाहें घुमाईं, लेकिन इससे उसे कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही 2 परफेक्ट डोमेन के साथ एक लो डोमिनियन स्टेज कल्टीवेटर थी। उसके चेहरे पर हल्की लेकिन गहरी मुस्कान थी, जबकि उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। वह अंततः इस स्थान पर प्रकट हुई। अब जब वह यहाँ थी, उसने एक नक्शा निकाला और उसे दूसरी बार देखा।
मम्मा, भाई ने मेरे लिए इस स्थानिक द्वार के चिन्ह के साथ यह नक्शा छोड़ दिया और मुझे ये रास्ते बताए कि अगर मुझे कोई खतरा हो तो मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसे समय पर बनाने में असफल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुनिया के बड़े हिस्से को देख सकता हूँ जहाँ अल्स्ट्रीम परिवार में भव्य शादी के उपलक्ष्य में अभी भी भोज हो रहे हैं। निश्चितता के साथ सिर हिलाते हुए क्लारा ने टेरिटरी गेट की ओर उत्तर पूर्व की ओर गोली चलाई, जो अल्स्ट्रीम फैमिली टेरिटरी की ओर जा रही थी। क्या मुझे भाई और अन्य लोगों से संपर्क करना चाहिए? नहीं, मुझे ये साबित करना होगा कि मैं कम से कम ये यात्रा अकेले कर सकता हूँ। फिर उन्हें इतनी चिंता नहीं होगी। क्लारा ने जोर से बात की जैसे कि वो किसी को मना रही हो, और यह स्पष्ट था कि वह वही थी। उसने कस्बों और शहरों के नीचे के दृश्यों को देखा। हालांकि वो ये भी देख सकती थी कि नीचे के लोग सतर्क थे, जैसे कि वे किसी चीज को लेकर चिंतित हों। उसने ज्यादा चिंता नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वो कोई नेक इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। वास्तव में, जैसा कि उसके भाई ने नोट में उल्लेख किया है कि उसने उसे छोड़ दिया था, उसने अल्स्ट्रीम फैमिली और फॉलिंग स्नोस एक्ट के मामलों को संभालने के बाद पता लगाने वाली संरचनाओं को हटा दिया। मुझे लगता है कि जब मेरा सुरक्षित मार्ग पहले से ही प्रशस्त हो गया है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लारा ने अपने गाल फुलाए, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने भाई से कुछ स्नेह ले रही थी, भले ही उसकी अभिव्यक्ति वही रही। हालांकि उसके प्रवेश का पता नहीं चला क्योंकि त्रिपक्षीय गठबंधन स्वयं ही भंग हो गया था, कहीं दिखाई नहीं दिया। यह क्षेत्र अनिवार्य रूप से फिर से एक उजाड़ क्षेत्र बन गया। जल्द ही वो टेरिटरी गेट तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि यहाँ न तो कोई विशेषज्ञ है और न ही ताकतवर लोग। मुझे आश्चर्य है कि कब रुको, क्या वे वहाँ हैं? वे इतनी दूर क्यों खड़े हैं? निश्चित रूप से, अगर किसी को गेट की सुरक्षा करनी है, तो उसे उसके सामने या ऊपर खड़ा होना होगा, है ना? क्या मैं गलत हो सकता हूँ? क्लारा ने मासूमियत से सोचा कि उसके विचार उन लोगों के साथ मेल नहीं खाते, इससे पहले कि वह अब परेशान न हो। उसने टेरिटरी गेट में प्रवेश किया और इसके रहस्यवाद का अनुभव किया और प्रसन्न महसूस किया। यह एक नया अनुभव था, और अधिक नई चीजों का सामना करने की संभावना ने उसे अत्यधिक उत्साहित कर दिया। उसकी नज़र में ये देखने लायक बिल्कुल नई दुनिया थी। इस समय नादिया ने अपनी इंद्रियों से क्लारा के प्रवेश को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने मीरा के माध्यम से इसाबेला को जल्दी से सूचित किया। फिर वह क्लारा के पास पहुंची, लेकिन उसने खुद को प्रकट नहीं किया, पूरे रास्ते उसकी रक्षा की। जल्द ही क्लारा अपने उत्साह और अनुभवहीनता के कारण कुछ भी अजीब न होते हुए भी अल्स्ट्रीम परिवार में पहुंच गई। उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि दुनिया ऐसी ही है, काफी शांत, भले ही वह असहज महसूस कर रही हो। हालांकि एक बार जब वह ग्रैंड अल्स्ट्रीम सिटी पहुंची, तो अंततः उसे इसका एहसास हुआ। अन्य जगहें तो खामोश हो सकती थीं, लेकिन जश्न से भरी जगह खामोश क्यों थी? और देखें, और देखें, और देखें, और देखें, इसका कोई मतलब नहीं था। उसने तीसरी बार नक्शा निकाला और पुष्टि की कि वह सही जगह पर है। इसी समय उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, जिससे उसकी आंखें ऊपर उठ गईं। भाभी, आप यहाँ हैं। क्लारा हल्के से मुस्कुराई, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति भ्रम में बदल जाए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यहाँ क्या हो रहा है? आप सभी ने दावा किया था कि शादी आपकी तुलना में अधिक भव्य होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि शादी में देरी हो रही हो? क्या हुआ? इसाबेला केवल मुस्कुरा सकती थी, लेकिन क्लारा ने इसे हाँ के रूप में लिया और सिर हिलाया। सौभाग्य से मैंने रुकने और जितनी जल्दी हो सके सफलता हासिल करने का फैसला किया। इस तरह मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। अब मैं अपने भाई के साथ साहसिक यात्रा पर जा सकती हूँ। अब मेरा भाई कहाँ है? इसाबेला का दिल कांप उठा। क्या उसके पास क्लारा को ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ? वो इस समय मानसिक स्थिति में भी ठीक नहीं थी, एवलिन द्वारा ऐसा कुछ करने के बाद भी नहीं। हालांकि वह दूसरों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दे सकती थी। क्लारा,
तुम अपने दादाजी के यहाँ थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती, उसके बाद कुछ देर शहर में घूमती हो। क्लारा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी भौहों पर शिकन दिखने से पहले उसकी शिथिल मांसपेशियां तनने लगीं। पर्पल गेस्ट पैलेस कहाँ है? कोई उत्तर न मिलने पर क्लारा को इसाबेला की आंखों में गहरा दुख छिपा हुआ दिखाई दे रहा था। क्लारा ने तुरंत उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया जो उसने मानचित्र पर देखी थी। क्लारा, रुको! इसाबेला ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे रोकना चाहा, लेकिन जब उसने अपना हाथ रोका तो उसका हाथ कांपने लगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह इसके बारे में नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोल सकती थी कि डेविस एकांत में था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। इस बिंदु पर, जब पूरे शहर को पता था कि डेविस की कथित तौर पर मृत्यु हो गई है, तो छिपने का वास्तव में कोई फायदा नहीं था। क्लारा का दिल डूब गया और वह पर्पल गेस्ट पैलेस की ओर चल पड़ी। इसाबेला ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे उसे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन कुछ कारणों से वह हिल गई, जिसे वह बता नहीं सकी। जैसे ही उसने बड़े बैंगनी महल को देखा, वह अनायास ही ऊपरी मंजिल में प्रवेश कर गई और उस स्थान पर चली गई जहां उसे दूसरों की हरकतों का एहसास होता था। एल्दिया ने उसके रास्ते में बाधा डाली, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया और उसे जाने दिया क्योंकि वह जानती थी कि क्लारा उसके मालिक की छोटी बहन है। एक बार जब क्लारा ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, तो उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट उन्माद में बदल गई। अभी जो दृश्य वह देख रही थी, उससे उसका मन कांप उठा। उसका भाई बिस्तर पर क्यों पड़ा हुआ था? उसके आसपास के लोग उसे अपराध बोध से देखते हुए उदास क्यों लग रहे थे? सबसे बढ़कर, वह अपने भाई की ऊर्जा में एक भी उतार चढ़ाव क्यों नहीं महसूस कर सकी? क्लारा का शरीर अनिवार्य रूप से कांपने लगा, जबकि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से उसकी नज़र धुंधली हो गई। इसाबेला उसके पास पहुंची और अपने होंठ चबाते हुए बोली, मुझे क्षमा करें क्लारा। यह मेरी गलती है। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ थी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अभी भी जीवित है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसे जगाने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करूँगी। जीवित? क्लारा ने इसाबेला की ओर देखा क्योंकि उसकी मुट्ठियाँ अत्यधिक कांप रही थीं। उसकी आंखें बैंगनी रंग की रोशनी से चमक उठीं। वह जानना चाह रही थी कि क्या इसाबेला जो कह रही थी वह सच है। जब उसे पता चला कि यह वास्तव में सच है, वह हौंफने लगी। आखिरकार उसने कुछ सांस ली जिसे लेने के लिए वह रुकी, जबकि उसकी आंखों में पहले से ही आंसू थे। हालांकि उसने आंसू बहाने से इनकार कर दिया और अपने होंठ हिलाए। क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? उसने इसाबेला का हाथ पकड़ा और अपनी बैंगनी आंखों से उससे सच्चा होने का आग्रह करते हुए पूछा। वह इसाबेला ये बताने से पहले झिझकी कि उसने चरम शक्तियों का सामना कैसे किया। उसके पास अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं देख रहा हूँ, लेकिन पिताजी और माँ कहाँ हैं? मेरा छोटा भाई और छोटी बहन कहाँ हैं? क्लारा घबरा गई क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। क्या उन्हें भी कुछ हुआ? इसाबेला ने अपना सिर हिलाया। वे सभी सुरक्षित हैं। हालांकि डायना को छोड़कर वे सभी चले गए हैं, जो अभी भी अपने कमरे में रो रही है। कहाँ गए? क्लारा की अभिव्यक्ति कांप उठी जब उसने अचानक चारों ओर देखा। वे एवलिन कहाँ है? वे सभी प्रशिक्षण के लिए ऐसे गए जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो। एवलिन के जाने की याद आते ही इसाबेला ने अपने होंठ काटे और आखिरकार आंसू की 2 बूंदें गिर गईं। एवलिन की पीठ सूनी थी, उसकी आंखें प्रतिशोध पर थीं क्योंकि वह डेविस के पास नहीं जा सकती थी, न कि उसकी वर्तमान स्थिति में जहां उसके शरीर से लगातार जहर निकल रहा था। यहाँ तक कि उसे एवलिन को इस महल से बेदखल करना पड़ा, अन्यथा डेविस की असली मौत का खतरा था। वह एवलिन को न तो रोक सकती थी और न ही रुक सकती थी, जिससे उसने अपना सिर नीचे करते हुए गहराई से कांपना शुरू कर दिया। मैं उन्हें रोक नहीं सका। क्लारा कांप उठी, लेकिन उसने अचानक इसाबेला को गले लगा लिया, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहाँ, जब तक वे सभी जीवित हैं, सब कुछ अच्छा है। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। इस समय इसाबेला को वास्तव में गर्मी महसूस हुई जब वह क्लारा के आलिंगन में कांप रही थी। कंधे पर भरोसा करने से उसे बहुत राहत महसूस हुई,
लेकिन वह जानती थी कि वो इतनी नीचे नहीं गिरी थी कि छोटी बहन पर बोझ डाल सके। ये कमजोरी का एक और क्षण था कि उसे लगातार मौजूदा उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा था। धन्यवाद। अध्याय 1597 हताशा और प्रतिशोध। क्लारा ने सिर हिलाया और डेविस की ओर तीव्र दृष्टि से देखा क्योंकि उसने कल्पना की थी कि उसके कार्य कितने शानदार थे। उसने महसूस किया कि वह अपने शब्दों पर कायम रहा, अपने परिवार को पहले रखा, जिससे उसके मन में उसके लिए बहुत सम्मान महसूस हुआ। दूसरी ओर, इसाबेला ने एवलिन के 9 लाइव्स ग्रेसियस फॉक्स, पेनेसिया सोल फ्रूट और, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंटेस लुनारिया की क्षमता वाले किसी व्यक्ति को खोजने के शब्दों को याद किया। उसने मन ही मन सिर हिलाया, अपने मन में एक योजना बनाई और शुरुआत करने वाला पहला स्थान स्वाभाविक रूप से 4 महान धर्मी संप्रदाय थे। उनके पास निश्चित रूप से वे सभी उत्तर होंगे जिनकी उसे आवश्यकता थी, लेकिन इससे पहले उसे इल्स्ट्रीम परिवार और अन्य लोगों के बीच मतभेदों को स्पष्ट करना होगा। अन्यथा, वह जानती थी कि कोई भी ज्ञान तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह खुद एवलिन की तरह खुद को चरम सीमा तक मजबूत न कर ले। क्लारा ने अपने आंसू पोंछे और अचानक मुड़ी, डेविस के करीब आए बिना ही लगभग हॉल से बाहर निकल गई। कहाँ जा रहे हो? इसाबेला पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्लारा ने पीछे की ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। टू द आइस फीनिक्स मिस्ट्रेस। इससे पहले कि उसकी आंखें चौड़ी हो जाती, इसाबेला ने पलकें झपकाईं। निश्चित रूप से, आइस फीनिक्स मालकिन या अमर विरासत स्वयं डेविस को ठीक करने के लिए उत्तर दे सकती है। आखिरकार, फीनिक्स निर्वाणिक पुनर्जन्म करने की अपनी काल्पनिक क्षमता के लिए जाना जाता था। पुनर्जन्म में प्रवेश किए बिना मरना और पुनर्जीवित होना। हिडन आइलैंड, 100 डेविल थंडर द्वीप समूह। लावा से भरी एक भूमिगत गुफा में 2 लड़कियां तपते वातावरण के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गईं और ध्यान करते समय अपनी साधना और समझ को सीमा से परे ले जाने की कोशिश कर रही थीं। वे पहले से ही घंटों से अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे मौत की तलाश में हों क्योंकि उन्होंने अपने दांत इतनी जोर से भींच लिए थे। ये कोई और नहीं बल्कि सोफी और नीरा थीं। जैसे ही वे अपनी सीमा के निकट पहुंचे, एक व्यक्ति उनके पीछे प्रकट हुआ और सार ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनके लिए साधना का अभ्यास करना काफी आसान हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर एलिस इल्स्ट्रीम था। वह मुस्कुराए और उन पर 2 संसाधन फेंक दिए। यहाँ, पूर्वज ड्यान इल्स्ट्रीम ने मुझसे कहा था कि मैं ये बातें तुम दोनों को दे दूँ। सोफी और नीरा की भौहें तन गईं। उन्होंने पहचाना कि ये खजाने विवाह समारोह के दौरान अन्य शक्तियों द्वारा उपहार में दिए गए आरोही सूर्योदय टेल लीफ और 5 फोल्ड सेरेन इंसेंस पिल थे। यह 8वें चरण के साधकों के लिए है, लेकिन आप दोनों के कौशल से आप पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ें और इसे लें। यह आपके अग्नि कानूनों और यांग कानूनों को समझने में मदद करेगा, इसलिए अपनी इच्छानुसार मजबूत बने। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। पूर्वज इज़ेकिएल इल्स्ट्रीम ग्रैंड एल्डर एलिस इल्स्ट्रीम की ओर से उपस्थित हुए। सोफी और नीरा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया। इन संसाधनों का उपभोग करके, वे डोमिनिटियन परिवार के स्थानिक रिंगों से संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, जो उच्च ग्रेड से भरे हुए थे। वे समझ गए कि उनके पास संसाधनों की नहीं बल्कि समय की कमी है। यह अज्ञात था कि डेविस अपने जीवन और मृत्यु की स्थिति में कितने समय तक जीवित रहेगा, इसलिए केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी जल्दबाजी करना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि डेविस जीवित है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वे बदला लेने का इरादा रखते हैं। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि वह जीवित है, जैसा कि वे कहते हैं। अन्यथा, मैं मर जाऊंगा और अपनी पोती के साथ पुनर्मिलन के लिए अगले जीवन में उसका शिकार करने की कोशिश करूंगा। पूर्वज इज़ेकिएल इल्स्ट्रीम हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके,
लेकिन यह एक व्यंग्यपूर्ण हंसी थी जो विशेष रूप से ऐसी नहीं लग रही थी कि वह मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रैंड एल्डर एलिस अल्स्ट्रीम की अभिव्यक्ति थोड़ी दुखद थी। उस युवक ने उसके परिवार को फिर से एकजुट किया। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था जैसा कि उसने कहा था, लेकिन समय से पहले अपनी ताकत प्रकट करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चाहे कुछ भी हो, कम से कम उस पर काफी कर्ज बकाया था। आप इन दोनों का ख्याल रखें। मैं क्लेयर का समर्थन करने जाऊंगा, जो पीछे है। पूर्वज इज़ेकियल अल्स्ट्रीम ने सिर हिलाने से पहले अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है। मैंने डेविस के पिता लोगन पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। मैंने उन्हें वे संसाधन भी भेजे हैं जो इन्फिनल लाइटनिंग पैलेस के अवशेषों से यहाँ एकत्र किए गए थे, लेकिन मुझे आशा है कि वह इन दोनों की तरह लापरवाह नहीं होंगे और डार्क थंडर आइलैंड में मौत की तलाश नहीं करेंगे। ठीक है, पिता पर्पल थंडर फ्लेम माउंटेन में नोरा के साथ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यदि आवश्यक हो तो वह प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उसके पति को बचा सकते हैं। पूर्वज इज़ेकियल अल्स्ट्रीम के आह भरने से पहले ग्रैंड एल्डर एलिस अल्स्ट्रीम ने उत्तर दिया। उनमें से हर कोई खुद को अपनी सीमा से परे धकेल रहा है। ये सामान्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि डेविस को इतना प्यार किया गया था। ग्रैंड एल्डर एलिस अल्स्ट्रीम ने उसके होठों पर मुस्कान आने से पहले अपना सिर हिलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। पूर्वज इज़ेकियल अल्स्ट्रीम उसे विदा करने से पहले मुस्कुराए। उसके सामने दो लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन पर दिल का भूत सवार हो गया हो। उसे वास्तव में लगा कि उसने डेविस को पूरी तरह से जानने के लिए उसके साथ कम बातचीत की है और वह इस बिंदु पर विलाप करने के अलावा मदद नहीं कर सकता है। तारांकन पूछी। तारांकन, एक बिच्छू टैटू वाले व्यक्ति के सिर में एक घातक दरांती से वार किया गया, जो लो लेवल लॉ रून स्टेज पावरहाउस लग रहा था। 3 और दरांती आगे बढ़ी और अगले ही सेकंड में कई बार वार किया, जिससे उस बिजलीघर का कीमा बन गया क्योंकि वह तुरंत मृत से भी अधिक घातक हो गया। रुको, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों मार रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? पूरे स्थान पर अंधेरा छा गया, लेकिन एक राक्षसी की छवि देखी जा सकती थी, जिसके पास 4 खून से सनी हंसियां थीं, जैसे कि वे हंसियां हों। यह कोई और नहीं बल्कि एवलिन थी, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। बैंगनी और भूरे रंग की कुछ लटों से लदे एवलिन के हरे भरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी चमक से चमक रही थीं, जबकि उसकी तीसरी आंखें इस समय बंद थीं। उसने एक बैंगनी रंग का वस्त्र पहना था जिसमें उसकी पीठ पर एक कट था, जिससे उसके 4 मकड़ी जैसे भाले फैले हुए थे और उसके सिरे पर घातक बैंगनी काले हंसिए थे जो अब खून से लथपथ थे। फिर भी उसके पास अभी भी मानव हाथ और पैर थे, लेकिन उसकी उंगलियों और पैर की उंगलियों के सिरों पर तेज नाखून थे, जबकि उसकी त्वचा का रंग जहरीला बैंगनी और कभी-कभी किनारों के पास भूरा सुनहरा रहता था। उसने पॉइजन लॉर्ड विला की शक्तियों और उनके क्रोधित चेहरों को देखा। उसकी आंखों में नफरत की लहर चमक उठी और उसने अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों के साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस मर जाओ। एवलिन ने अपनी उंगली से वार किया जिसमें गाढ़ा जहरीला तरल निकला हुआ एक नुकीला नाखून था, जिससे उस सवाल करने वाले व्यक्ति के माथे में एक खूनी छेद दिखाई देने लगा, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर अगले ही पल बिखरना शुरू हो गया, जो फर्श पर जमा होने के कारण गू में बदल गया। पॉइजन लॉर्ड विला के पावरहाउस की अभिव्यक्ति के चेहरे भद्दे हो गए क्योंकि उन्होंने अपने 4 मिड लेवल लॉ रून स्टेज पावरहाउस में से एक को देखा, जिसने उन्हें हमला होने के 2 सेकंड के भीतर मारे गए पावर के रूप में बने रहने की आशा दी। यदि वह इतनी शक्तिशाली दिखाई देती तो वे इस राक्षसी का प्रतिकार कैसे कर सकते थे? हर कोई पोजीशन ले लो। बैरियर को सक्रिय करो। पॉइजन लॉर्ड विला के कार्यवाहक नेता ने हरे लाल रंग के रूप में एक भ्रष्ट बाधा को सक्रिय किया। इसने एक पल में पूरे पॉइजन लॉर्ड विला को घेर लिया और एवलिन को इसमें फंसा लिया। बैरियर से 2 हाथ बाहर निकले, जो एक प्रकार के क्षरण से उबल रहे थे और एवलिन की ओर बढ़ रहे थे। एवलिन की ठंडी नज़र उन 2 हाथों पर चली गई जो 9वें उच्च स्तरीय चरण की शक्ति को विकीर्ण कर रहे थे। फिर भी जहां भी उसकी नज़र घूमती थी, उसका भयानक षड्यंत्रकारी इरादा जमीन और हवा में फैल जाता था, जबकि उसका खून खौल रहा था,
जो उसे लगातार ऊर्जावान बना रहा था। उसकी तीसरी आंख पहले से ही पूरी तरह से खुली हुई थी, जो एक शानदार लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी जो उन दोनों हाथों पर गिरी थी। इससे पहले कि वे दोनों संक्षारक हाथ एक साथ ढह गए, ऐसा लग रहा था मानो वे फट गए हों। उसी समय कई विशेषज्ञ एवलिन की तीसरी आंख को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले कि वे फर्श पर गिरते, अचानक मांस के टुकड़े टुकड़े हो जाते, उनकी आंखें उसी चमकदार लाल रोशनी से चमक उठीं। कुछ समय के लिए खून की दुर्गंध ने पूरे पॉइजन लॉर्ड विला को घेर लिया, जिससे बिजली घरों की खोपड़ी डर के मारे सुन्न हो गई। ये कैसा राक्षस था? वे दक्षिण से धर्मी रास्ते से या उत्तर से दुष्ट रास्ते से हमले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तव में यह महिला कौन थी जो उनका नरसंहार करने पर आमादा थी? ये सब आपकी गलती है। एवलिन की ठंडी आवाज फिर से गूंज उठी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों के लिए निर्देशित थी। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों में अत्यधिक घृणा के बादल छा गए थे। उसकी घूरने की तीव्रता से ताकतवर लोगों के दिल कांपने लगे थे। काश तुम सब अस्तित्व में न होते। तथ्य यह है कि उसे बिना किसी कारण के निशाना बनाया गया, जिससे डेविस पर फिर से उसकी रक्षा करने का बोझ आ गया, जिससे उसे महसूस हुआ कि वह अंततः उसकी मृत्यु के निकट की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। इससे उसके दिल में बेहद गुस्सा आ गया और वह नरसंहार करना चाहती थी। अचानक उसकी तीसरी आंख नीले रंग से चमक उठी, जिससे गलती से देखने वाले लोग, यहाँ तक कि बिजलीघर भी ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने एवलिन को भयभीत नजरों से देखा। उनकी खेती सील कर दी गई थी। अध्याय 1598 आइस फीनिक्स मालकिन। तारांकन सिला। तारांकन 3 लो लेवल लॉ रून स्टेज पावरहाउस और एक मिड लेवल लॉ रून स्टेज पावरहाउस, जो करीब थे, ढह गए क्योंकि उनके सिर पर एक छेद था। एवलिन ने अपने हाथ नीचे कर लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच ली, अपने होठों को काट लिया क्योंकि वह अपने हैक्स कानूनों के उपयोग से कांप रही थी। नीली रोशनी से चमकने वाली उसकी तीसरी आंख ने सीलिंग हैक्स के रूप में काम किया, जिससे वे 3 पावरहाउस अपनी खेती का आह्वान करने में असमर्थ हो गए। उसने नीचे नजर डाली और अपने बैंगनी हाथों को देखा। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से चिंताजनक दर से बढ़ रही थी, जिसे वह अपनी हथेलियों में महसूस कर सकती थी। उसे रूपांतरित हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन वह पहले से ही उच्च स्तरीय 9वें चरण के शिखर के करीब थी, जबकि हेक्स लॉस के साथ उसके कौशल ने उसे असामान्य रूप से मजबूत बना दिया था। निस्संदेह यह एक फी में बदलने का प्रभाव था। उसने थरी आइड क्रोमेटिक हैक्स अरचिंड का पूरा रक्त सार पी लिया, जो कि पीक लेवल एम्परा बीस्ट स्टेज पर था, इसलिए यह बिल्कुल सामान्य था कि वह कुछ घंटों में इस स्तर तक पहुंच गई, और जब तक वह पीक लेवल 9वें चरण तक नहीं पहुंच जाती, तब तक समय बीतने के साथ वह निष्क्रिय रूप से अपने स्तर को बढ़ाती रहेगी। पृथ्वी ड्रैगन के रक्तसार के साथ मिश्रित होने से इसने उसे शारीरिक रूप से और भी अधिक मजबूत बना दिया, लेकिन इसाबेला की तरह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं। फिर भी इस शक्ति को हासिल करने की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन प्रतिशोध के कारण उसकी आंखों में बादल छाए हुए थे, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। शुरुआत में एवलिन का हरा गैसीय जहर जो उसने फैलाया था, बिना रुके फैल रहा था, जिससे नीचे के सभी लोगों की मौत हो गई, पूरे पॉइजन लॉर्ड विला को जितनी तेजी से संभव हो सके नष्ट कर दिया। हालांकि वह अभी भी तृप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली घरों की ओर दौड़ पड़ी, जबकि उनके दिल लगभग गले से बाहर निकल रहे थे। हर कोई पीछे हटे। विशाल समुद्री महाद्वीप में क्लारा फिरजेन द्वीप पहुंची और छिपे हुए विरासत स्थल में प्रवेश किया, जिसकी देखभाल वर्तमान ग्रैंड सी एलायंस, विशेष रूप से लोरेट साम्राज्य और एस्टन साम्राज्य द्वारा की जाती थी। ये सतह तक ऊपर आ गया था, लेकिन इसने एक अवरोध बनाए रखा जो केवल अगले उद्घाटन के समय ही खुलेगा, लेकिन साथ ही उन लोगों को भी अनुमति दी गई जिन्होंने पहले अपने परीक्षणों को मंजूरी दे दी थी, किसी भी समय प्रवेश कर सकते थे। स्पष्ट रूप से अर्थ ड्रैगन की अमर विरासत और फायर एंड आइस फीनिक्स की अमर विरासत में प्रवेश के लिए अलग अलग कामकाज, आवश्यकताएं और शर्तें थीं। क्लारा ने गुफा में प्रवेश किया और सीढ़ियों से नीचे चली गई जैसे कि वह कब्र की ओर जा रही हो। बायां हिस्सा बर्फीली सतह से भरा हुआ था, जबकि दाहिना हिस्सा झुलसा देने वाला गर्म था।
इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह अपना पैर एक जंक्शन तक ले गई थी और उसे बाएं या दाएं जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें। उसने बायां रास्ता अपनाया जहां यह आइस फीनिक्स इमोर्टल इनहेरिटेंस की ओर ले गया। क्लारा तीसरी बार क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज क्रिस्टल से सजी इस खूबसूरत बर्फीली गुफा में प्रवेश कर रही थी। दूसरी बार वह अमर ग्रेड ट्रायल में भाग लेने के लिए नहीं बल्कि खजाना पाने के लिए गई थी। लेकिन अब उसकी वर्तमान उम्र और कौशल को देखते हुए वह इस तरह के परीक्षण को पास करने के लिए काफी योग्य थी और उसमें ऐसा करने का आत्मविश्वास था। इस समय एक बर्फीली गैस ऊपर उठनी शुरू हुई, इससे पहले कि वह एक सुंदर पक्षी की छवि में बदल जाए, जिसके पास एक तेज चोंच, उसके सिर और कंधों के ऊपर भव्य पंख, आकर्षक बर्फीली नीली आंखें थीं जो लोगों को आकर्षित कर सकती थीं। क्लारा ने गहराई से झुकते हुए कहा, आइस फीनिक्स मालकिन, मैं मदद मांगने और इमोर्टल ग्रेड ट्रायल को पास करने आई हूँ। उत्कृष्ट। इस समय के दौरान आपकी प्रगति शानदार है, जबकि मुझे ये भी आशा है कि आपने कानूनों की समझ के साथ प्रगति करने में कोई कंजूसी नहीं की है। फिर भी आपको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? क्लारा ने सिर हिलाया और जल्दी से डेविस के स्वास्थ्य के बारे में बताया। तो आप कहते हैं कि एक भेड़िया जिसके पास मृत्यु के नियम हैं और पृथ्वी ड्रैगन का उत्तराधिकारी जो 9वें चरण में है, का दावा है कि यह व्यक्ति अभी भी जीवित है लेकिन इस आदमी की आत्मा को नहीं ढूंढ सका। हाँ, मैं इस पर आइस फीनिक्स मालकिन की राय सुनना चाहता हूँ। क्या उस आदमी को बचाया जा सकता है? अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन दो सबसे प्रमुख हैं कि अपनी आत्मा के सार का त्याग करने के बाद उसकी आत्मा नष्ट हो गई, जिससे वह एक वनस्पति बनकर रह गया क्योंकि उसके शरीर की जीने की अपनी इच्छा है, या कि उसने खुद अपने शरीर की सीमाओं में छिपने के लिए अपनी आत्मा पर एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया, शायद उसका निचला डेंटियन या मध्य डेंटियन, जिससे उसके शरीर को पता चला कि वह अभी भी जीवित है। क्या ऐसा करना संभव है? छोटी क्लारा, आइस फीनिक्स मालकिन ने नर्म स्वर अपनाया। अमर शरीर और सार का एक संयोजन है, जबकि आत्मा को आपके वर्तमान सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन की तरह व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि अमरता के लिए एक और साधना मार्ग भी मेरे समय में तेजी से बढ़ रहा था, जिसे ट्रांसेंडेंट पथ कहा जाता है। जब आप ट्रांसेंडेंट बन जाते हैं तो आप अपने सार, शरीर और आत्मा को एक में जोड़ देते हैं, लेकिन अमर पथ को सभी 3 प्रणालियों, सार, शरीर और आत्मा को एक में मिलाने की ऐसी स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लारा, ऐसा करो। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से आत्मा को छोड़कर किसी चेतन के लिए शरीर के भीतर विशिष्ट रूप से अस्तित्व में रहना संभव है? क्लारा आश्चर्यचकित होकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। यदि वह जीवित है और जानबूझकर अपनी आत्मा को छिपा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अंततः खुद को ठीक कर लेगा। हालांकि तथ्य यह है कि कोई भी उसकी वास्तविक स्थिति नहीं जानता है, और आप उसे मेरे पास नहीं लाए, नहीं मैं किसी को ऐसे आने दूंगा क्योंकि मैं खुद कोई उदार चरित्र का नहीं हूँ। लेकिन चूंकि आपने, एक संभावित उत्तराधिकारी ने पूछा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसे बचाने का एक तरीका है। यह क्या है? कृपया मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूंगा। क्लारा की आंखें आशा भरी चमक से चमक उठी जबकि उसकी अभिव्यक्ति उत्साह से भरी थी। अच्छा, आइस फीनिक्स मालकिन की आंखें बर्फीली नीली रोशनी से चमक उठी। अमर ग्रेड ट्रायल पास करने के बाद तुम्हें मेरी आइस फीनिक्स सोल विरासत में मिलनी है, निर्वाणिक फीनिक्स सोल स्क्रिप्चर सीखना है और एशेज सोल तकनीक से पुनरुद्धार करना है, जिससे उसे फीनिक्स सोल को जलाकर अपनी आत्मा के सार को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। सचमुच, मुझे बस इतना ही करना है। क्लारा की आंखें सदमे और खुशी से चौड़ी थीं। आपको याद दिला दूं कि इस बात की अच्छी संभावना है कि आप फीनिक्स सोल खो देंगे जो आपको मुझसे विरासत में मिली है, और यदि आप कभी मृत्यु के कगार पर होंगे तो निर्वाणिक पुनर्जन्म करने की क्षमता भी खो देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। क्लारा का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वह शायद अपने जीवन के पूरे उत्तरार्ध में इस तरह नहीं मुस्कुराई थी, जब उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर एक साथ रखा हुआ था, अपने भाई को ठीक करने के लिए ये जानकारी सुनकर बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही थी। हालांकि भैया,
आइस फीनिक्स मालकिन की उलझन ने अचानक क्लारा का ध्यान खींच लिया। मैंने मान लिया कि वह आदमी आपका प्रेमी था क्योंकि आप बहुत खुश थे और मैंने आपको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी भी मामले में यदि आप सामान्य रूप से अपने भाई की आत्मा को उसके आत्मा समुद्र में पा सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम से कम उसे ठीक करने का एक मौका है। हालांकि आप कहते हैं कि आप उसकी आत्मा को नहीं पा सकते हैं और उसकी आत्मा समुद्र में डूब गई है। उस काल्पनिक तकनीक को निष्पादित करने का एकमात्र तरीका वास्तव में उसके साथ जुड़ना है, जो कि उसे अंतरंग रूप से गले लगाना है, प्रेमियों की तरह एक होना है। उद्धरण चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्लारा की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई, लेकिन आइस फीनिक्स मालकिन जारी रही। दो प्रेमी आमतौर पर रिवाइवल फ्रॉम द एशेज सोल तकनीक की पूर्ण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं, जैसा कि आप निर्वाणिक फीनिक्स सोल स्क्रिप्चर में पढ़ सकते हैं। हालांकि यदि आप कहते हैं कि यह आपका भाई है, तो यह वास्तव में एक निषिद्ध निर्णय है। इसके शब्द सुनते ही क्लारा की अभिव्यक्ति कांप उठी। वह पूरी तरह से हिल गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्योंकि उसका दिमाग लगभग खाली हो गया था। यह क्या होने वाला है? क्लारा लगातार अपना मुंह खोलने और बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी बैंगनी आंखें कुछ सेकंड के लिए कांपने लगी, इससे पहले कि उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकने लगे। मैं अब भी यह करूंगा। आइस फीनिक्स मालकिन की आंखें बर्फीली नीली रोशनी से चमक उठीं। मैं समझता हूँ। अध्याय 1599 मूल। घोर अंधेरे स्थान की परिधि में एक आदमी तैर रहा था। वह नहीं जानता था कि उसका मुख किस दिशा में है, लेकिन सब कुछ खाली, अर्थहीन और अप्रासंगिक लग रहा था। उसके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा था और न ही उसने अपने बारे में कुछ सोचने की कोशिश की। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह नहीं कर सका। कुछ अज्ञात समय के बाद उस आदमी की आंखों में चमक की झलक दिखाई दी, इससे पहले कि उसने अचानक खुद को किसी के कोमल हाथों में पाया। उई 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 उद्धरण चिन्ह। वो खुद को रोता हुआ महसूस कर सकता था, चिल्लाते हुए अपनी आंखें बाहर निकाल रहा था। आह बकवास, यहाँ हम फिर से चलते हैं। क्या उस आदमी का विचार ऐसा था क्योंकि उसे धुंधली दृष्टि थी? वह अच्छी तरह से नहीं देख सकता था, लेकिन दो कोमल हाथों से लिपटे होने, उनके वक्षों की ओर दबने के एहसास से वह जानता था कि यह किस प्रकार का दृश्य दर्शाता है। वह बच्चा बन गया था, या क्या उसे यह कहना चाहिए कि वो पुनर्जन्म में प्रवेश कर चुका है और अपनी पिछली यादों के साथ फिर से पुनर्जन्म ले चुका है। तियान लॉन्ग, डेविस लॉरेट से लेकर अब कौन? भाड़ में जाओ, डेविस ने मन ही मन शाप दिया। हालांकि अचानक उसकी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी और पिता ने माँ के चेहरे के पीछे से उसे देखा। रुको, मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन ये पिता और माता हैं। डेविस लोगन और क्लेयर को अपने चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ उसे पकड़े हुए देखकर हैरान रह गया। हालांकि लोगन की अभिव्यक्ति तेजी से दृढ़ संकल्प में बदल गई। जल्दी उसे ले जाओ। नहीं, कृपया मत करो। क्लेयर, आप जानते हैं कि हमें ये करना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, ये हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए है। एक माँ और दृढ़ निश्चयी पिता की बेबस आवाज गूंजी। डेविस कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसे उसकी माँ के आलिंगन से दूर कर दिया गया है क्योंकि उसके पिता ने उसे किसी और को सौंप दिया था। हालांकि डेविस जानता था कि उसे किसे दिया गया था। वह कोई और नहीं बल्कि रे नोलन थे। भाड़े का सैनिक बनने के बाद रे नोलन ने उसकी रक्षा के लिए अपना नाम बदलकर ग्रे रख लिया। उसने उसे एक साधारण कपड़े में लपेटा और लोरेट कैसल से भाग निकला। समय बीतता गया, और देखें और देखें और देखें और देखें। डेविस ने सोचा कि वह किसी तरह समय में पीछे चला गया और उसे शिशु डेविस के शरीर से फिर से पुनः आरंभ करने का मौका मिला। हालांकि उसे तुरंत पता चल गया कि वो बहुत गलत था जब बच्चा अपने आप चलने लगा, अपने आप खाने लगा, अपने आप चलने लगा, अपने आप बोलने लगा, और इससे पहले कि उसे पता चलता वो लगभग 3 साल का था। इस बिंदु पर, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, रे नोलन के बड़े भाई रेनार्ड नोलन उन्हें एक वायवन पर लेने आए
और उन्हें वापस इंपीरियल लोरेट कैसल ले गए। हम्फ डेविस ने परेशान किया, लेकिन ये खुद डेविस नहीं बल्कि 3 वर्षीय डेविस था जिसने अप्रिय व्यवहार किया। सड़कों पर खेलते हुए और अन्य बच्चों को परेशान करते हुए बड़ा होने के कारण 3 वर्षीय डेविस मूर्ख और अपमानजनक था, जो उसे पसंद नहीं था। रे नोलन ने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे एक ऊंचे स्थान पर बिठाया, जिससे छोटा डेविस अहंकारी व्यवहार करने लगा, जैसे कि वह उस समय से एक छोटा सम्राट था जब वह समझ सकता था कि दुनिया कैसे चलती है। हालांकि शुरुआत में ये प्यारा लग रहा था, डेविस ने पाया कि छोटा डेविस तेजी से लापरवाह और जंगली होता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ लड़ाई भी हो गई, लेकिन रे नोलन हर बार उसके लिए खड़े हुए और भाड़े के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। दरअसल डेविस 3 साल के डेविस के अंदर फंस गया था। उसे एक छोटे बच्चे से एक चलने वाले अप्रिय बच्चे के रूप में विकसित होते देखने के लिए मजबूर किया गया था। वो ये देखना सहन नहीं कर पाता था कि वो क्या देख रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसे अपना दिमाग बंद कर देना चाहिए, हालांकि यह संभव नहीं लगता था। फिर भी डेविस केवल कुछ दृश्यों को धुंधली दृष्टि से देखने में कामयाब रहा, और इस बिंदु पर उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हो रहा था। असली डेविस लॉरेट के रूप में यह मेरी नियति है, फॉलन हेवन को प्राप्त करने के निरंतर बदलते भाग्य से अछूता। यदि उसे पतित स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ होता तो यह वास्तव में उसका भाग्य होता। नहीं, वो फालतू विचार था जिसे उन्होंने बाद में सुधार लिया। उस गुप्त मंदिर में स्थानिक सुरंग में प्रवेश करने के बाद फॉलन हेवन ने शायद उसे छोड़ दिया था, उसके बाद उसका भाग्य यही था। उन्होंने मान लिया कि उनकी आत्मा को स्थानिक धाराओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिससे डेविस लोरेट को जन्म लेने और एक आत्मा प्राप्त करने की अनुमति मिली। आखिरकार छोटा डेविस वास्तव में पहले 3 वर्षों में कोमा में था, लेकिन अब वह जिंदा किक मार रहा था। ये पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो पाया उसके बारे में उनकी प्रारंभिक धारणाओं से भी मेल खाता है। डेविस लोरेट वास्तव में तियान लॉन्ग का अगला जीवन था। जल्द ही वे लोरेट कैसल पहुंचे और लोगान और क्लेयर के साथ फिर से मिले। हालांकि तारानकन बेवकूफ खुद को गले लगाने के लिए आगे बढ़े क्लेयर के हाथों पर तमाचा मारते हुए देखकर डेविस गुस्से से भर गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को कैसे कोसा। 3 वर्षीय डेविस ने केवल क्लेयर को ठंडी आंखों से देखा, जैसे कि उसे अपनी इस मां से कोई नाराजगी हो। वह डेविस की भावनाओं को थोड़ा समझ सकता था क्योंकि उसने भी इसे महसूस किया था, लेकिन यह उसके लिए बहुत दूर तक जा रहा था। क्लेयर पीला पड़ गया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसने अपने बेटे को उसके बिना कष्ट सहा है, वह फिर भी उसे देखकर मुस्कुराई। उसका दिल पिघलाने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि उसने शुरुआत में उसके साथ किया था। हालांकि छोटा डेविस जिद्दी बना रहा और क्लेयर से दूर रहा क्योंकि उसने अपनी दूरी बनाए रखी। स्थिति शांत होने के बाद क्लेयर खुश थी कि उसे अपना बेटा वापस मिल गया। लोगन वैसे ही दिखे, भले ही उन्होंने डेविस को चुभन जैसा व्यवहार करने के लिए डांटा था। हालांकि छोटे डेविस ने कुछ नहीं सुना, उसके चेहरे पर अहंकारी भाव था। उसका छोटा सम्राट वाला चेहरा तब और अधिक महत्वपूर्ण हो गया जब उसे पता चला कि वह सिंहासन के कतार में अगला है। बेवकूफ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। डेविस ने क्लेयर को इतना निराश करने के लिए छोटी डेविस पर चिल्लाया, जबकि वह पहले से ही उदास थी। लेकिन सौभाग्य से ऐसा लग रहा था जैसे लोगान और क्लेयर ने वैसा ही काम किया जैसा उसने अनुभव किया था। वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। जल्द ही 1 साल में वे एक बच्चे को जन्म देंगे। डेविस ने छोटी डेविस की आंखों से देखा। छोटी बच्ची एक बच्ची थी, निस्संदेह क्लारा जैसी थी। हालांकि उसके पास ट्रांसेंडेंट ट्रूथ आइज नहीं थी और वह एक सामान्य बच्चे की तरह दिखती थी, लेकिन फिर भी उसकी बैंगनी आंखों की सुंदरता बरकरार थी। तो फॉलन हेवन ने वास्तव में मेरे आसपास के लोगों का भाग्य बदल दिया। यह क्या धूर्ततापूर्ण कार्य है, या ऐसा करने में ये सचेत भी है। डेविस बता नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों में चमकते दृश्यों के अनुसार जीवन आगे बढ़ता गया। जब छोटा डेविस 5 वर्ष का हुआ तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। अपनी मां के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण था,
हालांकि ऐसा लगता था कि उन्हें अपने पिता पसंद आ गए थे और वो उनके साथ जुड़ गए थे। छोटे डेविस के जिद्दी होने के कारण क्लेयर का प्यार ज्यादातर क्लारा पर केंद्रित था। छोटा डेविस उस बच्चे की तरह ईर्ष्यालु था और उसने क्लारा को परेशान करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इससे डेविस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कब्ज हो गया है। उसका गुस्सा एक सुप्त ज्वालामुखी जैसा दिखने लगा जो फूटने वाला था। उसे लगा जैसे कोई दर्शक कोई शो देख रहा है जो घने और अनजान नायक पर उन निर्णयों के बारे में चिल्लाने की कोशिश कर रहा है जो उसे वास्तव में लेने चाहिए। फिर भी आधे साल बाद रेवन साम्राज्य और ट्राइटर साम्राज्य ने आक्रमण किया। भले ही डेविस जानता था कि यह निराशाजनक है, उसने छोटे डेविस के शरीर को पकड़ने और उन्हें आक्रमण की चेतावनी देने के लिए कई बार कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि सब व्यर्थ हो गया। वे दो आक्रमणकारी साम्राज्य दरवाजे पर थे और स्थिति, यहाँ तक कि माहौल भी, अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। 5.5 साल का डेविस और 2.5 साल की नन्ही क्लारा उस समय सचमुच डरी हुई थीं। महारानी के क्वार्टर के सुरक्षित दायरे में एक दूसरे को पकड़ते हुए कांप रही थीं। उनके पिता और माँ वहाँ मौजूद थे और अपने चेहरों पर मजबूरन मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रहे थे। क्लेयर, उनके साथ जाओ। मैं उनके भागने के अवसर को खतरे में डाल दूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। आत्मा के प्रसारण के साथ बात करने के बाद क्लेयर नीचे बैठ गई। कुछ देर तक दोनों को अपने आलिंगन में रखा, इससे पहले कि उसकी आंखें नम हो गईं। डेविस, तुम्हें अपनी छोटी बहन को धमकाना नहीं चाहिए, समझे? माँ, क्या हुआ? कुछ भी गलत नहीं है। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया। ये बस है, माँ कुछ समय बाद तुम दोनों को लेने आएगी। अभी मुझे तुम्हारे पिता को बाहर के दुश्मनों को हराने में मदद करनी चाहिए, सबसे बड़े के रूप में जो सिंहासन के बगल में है और तुम्हारी छोटी बहन का बड़ा भाई है। तुम समझ रहे हो? ठीक है। छोटे डेविस ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने अचानक क्लेयर को पकड़ लिया और कसकर गले लगा लिया। नहीं, मैं माँ से अलग नहीं होना चाहता। मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। मैं अब और असभ्य नहीं बनूंगा। मुझे क्षमा करें। आह माँ वो उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि नन्हा डेविस रो रहा था, क्लारा ने भी अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और रो पड़ी। तुम दोनों। क्लेयर उन्हें छोड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक लग रही थी क्योंकि उसने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। वे तीनों एक दूसरे को पकड़कर आंसू बहा रहे थे। हालांकि जब उसने उन दोनों को उठाया तो उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और निर्दयता की चमक उठी। एक व्यक्ति कमरे में आगे बढ़ा और वह कोई और नहीं बल्कि शाही सलाहकार हेनरिक्सन था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। क्लेयर ने उन दोनों को हेनरिक्सन को दे दिया और उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, वे भाग जाएं, जबकि हेनरिक्सन ने जोर से सिर हिलाया। आह नहीं, कृपया हमें मत छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। लिटिल डेविस और लिटिल क्लारा संघर्ष करते समय जोर से चिल्लाए। उन दोनों ने हेनरिक्सन को नीचे गिराने के लिए उसके कंधों पर जोर से काटा, लेकिन हेनरिक्सन के बॉडी टेम्परेंट कल्टीवेशन के साथ उसे उनके काटने से कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें काट लिया। उनकी पीठ की ओर देखते हुए क्लेयर आखिरी बार उन्हें देखकर मुस्कुराए और जैसे ही वे उसकी नज़रों से ओझल हो गए, उसके गिरते ही उसके घुटने ढीले पड़ गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगी। हालांकि लोगन ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अंत तक अपनी जिद पर अड़ी रही। अध्याय 1600 भयानक दुर्दशा। डेविस, जो छोटे डेविस के अंदर से ये सब देख रहा था, उसका दिल कांप उठा क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही छोटे डेविस का पछतावा और अपराधबोध भी उस पर हावी हो रहा था, जिससे उसे बेहद बुरा महसूस हो रहा था जैसे कि गलती उसी की थी। उसने अपनी माँ के साथ बिताए गए समय को महत्व क्यों नहीं दिया? वह इतना जिद्दी और मूर्ख क्यों था? जब वे इंपीरियल लॉरेट कैपिटल से बाहर जा रहे थे तो ये भावनाएं दोनों डेविस पर हावी हो गईं। शहर छोड़ने के बाद डेविस को चौथे चरण के कल्टीवेटर की असाधारण उथल-पुथल महसूस हो रही थी। छोटा डेविस मुस्कुराया, ये जानकर कि यह उसकी माँ की हरकतें थीं। हालांकि वे उतार चढ़ाव एक टूटते तारे की तरह थे,
जो उनकी इंद्रियों से ओझल होने से पहले चमक रहा था। माँ, जबकि लिटिल डेविस और क्लारा को पता नहीं था कि क्या हुआ, हेनरिक्सन ने एक अनैच्छिक गुर्राहट निकाली। अब क्या हुआ? लिटिल डेविस ने हेनरिक्सन से पूछा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जबकि हेनरिक्सन ने जवाब देने से इनकार कर दिया, डेविस जो अंदर से देख रहा था, उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। उनके पिता और माता दोनों ने युद्ध में मरते हुए अपने घूमने वाले कोर को स्वयं नष्ट कर दिया। अत्यंत अनिच्छुक महसूस करने से पहले डेविस पर क्रोध छा गया। उसे यह बकवास देखने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? या तो उसका जीवन तब समाप्त हो जाना चाहिए था जब उसने अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया था, या इसे बस यही खत्म कर देना चाहिए था और अगले जीवन में प्रवेश करना चाहिए था, या पतित स्वर्ग द्वारा उसका अस्तित्व मिटा दिया जाना चाहिए था। उसे अपनी माँ की मृत्यु इस प्रकार क्यों देखनी पड़ी? मुझे इस बात पर इतनी खुशी कभी नहीं हुई कि मैंने अपने पूरे जीवन में लाखों लोगों वाली उस सेना को मार डाला। मैं इसे बार बार करूंगा, जितनी बार माँ और पिता की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। डेविस रोते हुए हंसा, लेकिन आंसू नहीं थे। बस छोटे डेविस के आंसू उसे अत्यधिक प्रभावित कर रहे थे, जैसे कि ये उसके चेहरे पर लगभग अंकित हो गया था। आखिरकार उसे छोटे डेविस की भावनाओं का अनुभव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे इससे नफरत थी। वह यहाँ क्यों था? उसके साथ ऐसा कौन कर रहा था? उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? वे सभी विचार इस विचार प्रक्रिया में घूमते रहे और जल्द ही वह एक भव्य महल के सामने घुटने टेक रहा था। और तो और उन्होंने इस भव्य महल को पहचान लिया। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। सम्राट रूथ। लोरेट साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी युद्ध से बचने के लिए शरण लेने आए हैं। कृपया अपनी दयालुता से हम पर कृपा करें और हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम बंधकों के रूप में भी कार्य करने को तैयार हैं। हेनरिक्सन ने साष्टांग प्रणाम किया और रूथ सम्राट से उन्हें अपने संरक्षण में लेने की विनती की। रुको, क्या इस समय वह महारानी रूथ नहीं थी? इसाबेला कभी महारानी नहीं बनी। तुम कहाँ हो, इसाबेला? डेविस ने संदेह से सोचा। फिर भी वह जानता था कि उसका जीवन उसके कार्यों से पूरी तरह भटक गया है। उन्होंने फॉलन हेवन का उपयोग करके लोरेट साम्राज्य को बचाया, लेकिन इस जीवन में ऐसा लगता है जैसे लोरेट साम्राज्य ने। कौन से बंधक? एक भ्रमित आवाज गूंज उठी। लोरेट साम्राज्य का पतन हो गया है। इसके नागरिकों को अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ा। आपके सम्राट और महारानी मर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों बच्चे शाही बंधकों का दर्जा प्राप्त करने की स्थिति में हैं? डेविस ने इस आवाज को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि मार्क रूथ थे। हेनरिक्सन कांप रहा था क्योंकि उसका सिर फर्श पर था। उसने अपना सिर उठाया, छोटे डेविस और क्लारा की ओर देखा, इससे पहले कि उसने उनके दोनों सिरों को जमीन पर पटकने के लिए मजबूर किया, उनके कद को नीचे कर दिया, क्योंकि उसने रूथ साम्राज्य के मुख्य इंपीरियल पैलेस के गेट के सामने उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। रूथ सम्राट, कृपया इन दोनों को अपनी माफ़ी दें। मैं, लोरेट साम्राज्य की मृत आत्माओं की ओर से विनती करता हूँ कि आपकी महिमा इन दो छोटी आत्माओं को यातना और मृत्यु से बचाए। छोटी डेविस और छोटी क्लारा अभी भी रोती रहीं। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पिता और माँ की मृत्यु हो गई है, वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर भी रूथ साम्राज्य की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। जब वे घंटों और कई दिनों तक घुटनों के बल बैठे रहे तो लोगों और गार्डों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे उन्हें जानते ही नहीं या उन्हें अनदेखा कर दिया। हेनरिक्सन जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाता रहा, उसका गला सूख रहा था। उन्होंने भोजन का एक औंस भी नहीं खाया, लेकिन लिटिल डेविस और लिटिल क्लारा को अच्छी तरह से खाना खिलाना सुनिश्चित किया। इन्हीं दिनों कई अफवाहें फैलने लगीं। लिटिल डेविस उनमें से कई लोगों को दया, लालच और यहाँ तक कि शाडेनफ्रूड के साथ देखते हुए सभी प्रकार की बातें कहते हुए सुन सकता था। अफवाहों में से एक तो उनके पिता और माता को अपमानित करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि लोरेट साम्राज्य के सम्राट को दो हमलावर सम्राटों के जूते चाटने थे,
जबकि लोरेट साम्राज्य की महारानी ने सेना के जनरलों के साथ मौज मस्ती की थी, इससे पहले कि वे शर्म से एक साथ नष्ट हो जाएं। न केवल डेविस क्रोधित था, बल्कि लिटिल डेविस को भी पता था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसने गुस्से में उस व्यक्ति पर एक पत्थर फेंक दिया और उस व्यक्ति का सिर फोड़ दिया। नौबत मारपीट की आ गई। हालांकि हेनरिक्सन अपने घुटने टेकने की मुद्रा से नहीं हिला, जबकि छोटे डेविस को चेहरे पर मुक्का मारा गया और कई घूंसे मारे जाने और कई पैरों से लात मारने से पहले उसे नीचे गिरा दिया गया। क्लारा केवल बुरी तरह रो सकी और उसने अपने भाई को बुलाया, हेनरिक्सन से मदद मांगी, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अंत में वे लोग उस पर थूकने के बाद चले गए और एक पस्त डेविस खड़ा हो गया। उसकी छोटी नीलमणि आंखें नफरत से चमक रही थीं क्योंकि उसे उन लोगों के चेहरे याद थे। उसके मन पर प्रतिशोध का बादल छाने से उसका पूरा शरीर कांप उठा। कोई नहीं, वो किसी को माफ नहीं करेगा। रूथ सम्राट के महल के सामने घुटने टेकने की तीसरी रात के अंत में अचानक अफवाह फैलने लगी। जाहिरा तौर पर लोरेट साम्राज्य की महारानी क्लेयर लोरेट उनके ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट से कोई नहीं थी। इसकी शुरुआत एक अफवाह के रूप में भी नहीं हुई थी, बल्कि इसे रेवन साम्राज्य और ट्राइटर साम्राज्य द्वारा घोषित किया गया था, जिन्हें क्लेयर की स्थानिक रिंग में कई सबूत मिले थे। माहौल जल्द ही उनके प्रति प्रतिकूल हो गया क्योंकि कई लोग उन्हें शैतान की संतान के रूप में देखने लगे। भले ही वे छोटे बच्चे थे, फिर भी उनके खिलाफ हत्या की मंशा पैदा कर दी गई। आहा, आप वहाँ हैं, आप दो छोटे बच्चे जो भागने में कामयाब रहे। मैं मानता हूँ कि यह उस शाही सलाहकार की वजह से है जो मौत से लड़ने के बजाय कायरतापूर्ण तरीके से भाग निकला। जैसे ही उन तीनों ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो दो आवाजें गूंज उठीं। यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट रावन और सम्राट ट्राइटर थे, जिन्होंने रूथ साम्राज्य की शाही राजधानी पर धावा बोल दिया था। जहां तक उनके लक्ष्य की बात है, ये स्पष्ट था कि यह कोई और नहीं बल्कि लिटिल डेविस और लिटिल क्लारा थे। तुम दोनों मूर्खों को मेरी शाही राजधानी में प्रवेश किसने दिया? मार्क रूथ की आवाज़ सुनते ही दोनों सम्राटों के भाव बदल गए। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप हमसे बहुत ऊपर हैं, हम दोनों को नीचे गिराने में सक्षम हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर फ्लड ड्रैगन का खून है। हस्तक्षेप मत करो, हम इन दो धारों के लिए आए हैं, न कुछ अधिक, न कुछ कम। अन्यथा तुम्हें इन दो राक्षसों को आश्रय देने के लिए गार्जियन एलायंस के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। डेविस यह नहीं देख सका कि क्या हो रहा था क्योंकि छोटे डेविस के माध्यम से उसकी दृष्टि अभी भी काफी धुंधली थी। हालांकि वह दो आकृतियों को महल से बाहर निकलते और एक भी शब्द बोले बिना दोनों सम्राटों के साथ बातचीत करते हुए देख सकता था। तारांकन बूम, तारांकन। जब दोनों समूह लड़ रहे थे तो दृश्य में युद्ध की आभा फैल गई, लेकिन रूथ साम्राज्य को फायदा होता दिख रहा था क्योंकि दोनों भ्रष्ट सम्राटों को खदेड़ा जा रहा था। यह महिला कौन है? वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मार्क रूथ, क्या तुम पागल हो? तुम गार्जियन एलायंस के खिलाफ जाने वाले हो। सम्राट रावन और सम्राट ट्राइटर अविश्वास और अनिच्छा से चिल्लाई क्योंकि वे बार बार प्रहार करने के बाद पीछे हट गए। वहाँ एक महिला थी जो व्यावहारिक रूप से उन पर हमला कर रही थी और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। जब वो उनकी ओर बढ़ रही थी तो उसकी मुट्ठियां कठोर शक्ति छोड़ रही थीं। तारांकन बूम, तारांकन। इस बार सम्राट रावन और सम्राट ट्राइटर को दूर की ओर उड़ते हुए भेजा गया। हवा में कई बार पलटने के बाद एक बार जब वे संतुलन में आए तो उनके चेहरे पर शर्म की बात थी और उन्होंने मुंह से खून का घूंट उगल दिया। यह आपकी पहली चेतावनी है, तुम दोनों मूर्ख। मेरे रूथ साम्राज्य से चले जाओ, अन्यथा मौत का सामना करो। इसके अलावा लोरेट साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी आधिकारिक तौर पर मेरी देखरेख में हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गार्जियन एलायंस है या किसी अन्य साम्राज्य से कोई और उनकी तलाश में आ रहा है, उन सभी को भागने के लिए कहो। मार्क रूथ की आवाज़ बेहद अहंकार से गूंज उठी, जिससे उन दोनों के हाव भाव बदल गए। जहां तक हेनरिक्सन की बात है, रोते समय उसकी तनी हुई मांसपेशियां शिथिल हो गईं, ये जानते हुए कि आखिरकार उसे वह सुरक्षा मिल गई जिसके लिए वह इन कुछ दिनों से झुक रहा था। अगले कुछ सेकंड के लिए
डेविस ने सम्राट रावन और सम्राट ट्राइटा को कुछ धमकियां छोड़ने के बाद जाते देखा। वह क्या कह सकता था? यह उनके लिए विशिष्ट था, लेकिन आखिरकार जब उसने अपनी इसाबेला को हवा में तैरते हुए देखा, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। महल में वापस जाने से पहले वो उसकी ओर देख रही थी।